केवल उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने मास्टर बयान को घूरते हुए थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। अग्नि राठौर सतह के नीचे चल रही उथल पुथल से अनजान थी। चाहे उसे कितने ही गंभीर निंदा, मानहानि और दुर्व्यवहार का सामना क्यों न करना पड़े, वह शांत और संयमित रही। उसने लापरवाही से मास्टर बयान की ओर देखा और बिना किसी जल्दबाजी के बोली, मास्टर बयान, क्या आपको यकीन है कि यह हवा सुनने वाली बोतल असली है? मास्टर बयान ने गर्व से घोषणा की, बेशक मुझे यकीन है। आप इतने सालों में बनी अपनी प्रतिष्ठा के साथ इसकी गारंटी देने की हिम्मत करते हैं? मास्टर बयान ने अप्रसन्नता से अग्नि राठौर को घूरा। ये छोटी लड़की उनसे सामान्य रूप से बात करने के योग्य नहीं थी। लेकिन अब सबकी चौकस निगाहों के नीचे मास्टर बयान ने विनम्र व्यवहार का नाटक किया, बेशक। अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराए, अन्यथा मास्टर बयान को इसे फिर से ध्यान से जांचना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप इतने सालों में बनी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर लें। हा, ये सुनकर मास्टर बयान ने उपहास किया, कितना हास्यास्पद है। बयान यूलियांग द्वारा जांची गई कोई भी चीज़ नकली कैसे हो सकती है? हवा सुनने वाली यह बोतल बिल्कुल असली है, मैं अपनी सालों की प्रतिष्ठा के साथ इसकी गारंटी देता हूँ। थप्पड़। लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए अग्नि राठौर ने हवा सुनने वाली बोतल पकड़ी और उसे मास्टर बयान के सिर पर दे मारा। घटनाओं का यह मोड़ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब तक सभी को एहसास हुआ कि क्या हुआ है, मास्टर बयान के सिर पर पहले ही वार किया जा चुका था, जिससे खून बहने लगा था। हर कोई, उन्होंने मास्टर बयान को देखा, जिनके माथे से बहुत खून बह रहा था और जिनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था, और फिर अग्नि राठौर को देखा, जो गर्व और शांति से खड़ी थी। हर कोई अवाक था। मास्टर बयान ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी हो जब उसने गुस्से में अग्नि राठौर को घूरा। अग्नि राठौर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधकर खड़ी थी, उसकी नज़र गंभीर और ठंडी थी। एक मास्टर स्तरीय आत्मासरणी गुरु के रूप में आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकते। आप व्यावहारिक रूप से अंधे हैं। मैंने आपकी आंखें नहीं निकालीं, ये पहले से ही मेरी दयालुता है। अब मैं आपको अपना सिर उधार दे रही हूँ और आपको इससे कोई समस्या है? अग्नि राठौर के शब्द इतने अधिकार के साथ बोले गए थे, मानो कोई उच्च पदस्थ आदरणीय व्यक्ति किसी अधीनस्थ को फटकार लगा रहा हो। मास्टर बयान, उपस्थित अन्य लोग, मास्टर बयान ने अग्नि राठौर को घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है? अग्नि राठौर ने उपहास किया, इस हवा सुनने वाली बोतल का केवल आधार ही असली है। पूरी बोतल को बाद में जोड़ा गया था। तुम्हारे जैसा मूर्ख ही इसे असली कहता रहेगा और मो या झाई का समर्थन भी करेगा। बॉस मो तुम्हें मूर्ख कहकर पैसे कमा रहे हैं। सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित मास्टर बयान का वास्तव में अग्नि राठौर द्वारा कुत्ते की तरह अपमान किया गया था, ये बिल्कुल असहनीय है। हर कोई मास्टर बयान का अग्नि राठौर से जल्दी से निपटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी पल मास्टर बयान की आंखों में भारी बदलाव आया। वह मुड़ा और बॉस मो को घूरने लगा। एक पल के लिए बॉस मो चकित रह गए। मास्टर बयान की घूरने से वह चौंक गया और उसके हाव भाव इतनी जल्दी ठीक नहीं हुए। मास्टर बयान को लगा जैसे कोई चीज़ उनके दिल को जकड़ रही है। बिना कुछ सोचे समझे वे तुरंत नीचे बैठ गए, एक आवर्धक लेंस निकाला और इंच दर इंच उस क्षेत्र का निरीक्षण करने लगे। ये देखकर उनके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। मास्टर बयान ने बॉस मो को घूरा, इस हवा सुनने वाली बोतल में आत्मासरणी का स्तर फिर से क्या था? भव्य, गुरु स्तर। मास्टर बयान ने शेल्फ से एक पुरानी बोतल उठाई और उसे मास्टर मो के माथे पर दे मारी। एक मास्टर स्तर आत्मासरणी, ये हास्यास्पद है। मास्टर बयान ने टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों में से एक की ओर इशारा किया। अगर इस हवा सुनने वाली बोतल में वास्तव में मास्टर स्तर की आत्मा सरणी होती, तो यहाँ इसका कोई निशान क्यों नहीं है, जो सरणी का मूल है? मुझे बताओ। ये बॉस मो का मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने ये याफेई को याचनापूर्ण दृष्टि से देखा। पहले तो वह सोच भी कैसे सकता था कि एक महज डुआनचाओगे के पास इतना शक्तिशाली साथी होगा। इसलिए उसे ठगने के लिए इस नकली चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बॉस मो को लगा कि उनके पास एक पक्की चीज़ है। तभी दर्शक असमंजस में थे, क्योंकि यह बदलाव इतनी अचानक आया कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अग्नि राठौर को देखने का सबका नजरिया तुरंत बदल गया। कुछ ही क्षण पहले अग्नि राठौर को बेशर्म कहा जा रहा था, लेकिन पता चला कि वह हर समय सही थी। हवा सुनने वाली यह बोतल निश्चित रूप से नकली है। ये श्रीमान मो वास्तव में नकली सामान बेच रहे हैं और उनके रूप रंग को देखकर लगता है कि उन्हें ये पता है। ये जानते हुए भी कि यह नकली है, वे जानबूझकर इसका इस्तेमाल पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। यह मोयाझाई वास्तव में बेशर्म है। कई लोगों ने मोयाझाई को दुश्मनी से देखा। बॉस मो ने अभी जो कुछ भी कहा है वह ऐसा सबूत बन गया है जो उनके ही खिलाफ है, और यहाँ तक कि ये याफेई का चेहरा भी लाल और सफ़ेद हो रहा है। दृश्य अचानक बहुत अजीब हो गया। ठीक जब मास्टर बयान मास्टर मो पर दबाव डाल रहे थे, अग्नि राठौर ने टूटी हुई हवा सुनने वाली बोतल की मरम्मत कर दी थी। उसने तालियां बजाईं, मिशन पूरा हुआ। मास्टर बयान ने अवाक होकर अग्नि राठौर की ओर देखा। जब इतनी तीखी बहस हो रही है
तब भी तुम्हारे पास इस नकली चीज को सुधारने का दिमाग है। इस लड़की का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सबका ध्यान अग्नि राठौर पर केंद्रित था। अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराए। मास्टर यूवेई की रचनाओं की इतनी मांग होने का कारण यह नहीं है कि ये प्राचीन वस्तुएं इतनी मूल्यवान हैं, बल्कि हवा सुनने वाली बोतल में उच्च स्तरीय स्पिरिट एरे का होना है। हवा सुनने वाली बोतल के अंदर स्पिरिट एरे का स्तर जितना ऊंचा होगा, ये वायु तत्व के नियमों को समझने में उतना ही बेहतर मदद करेगा। मास्टर बियान और अन्य सभी ने अग्नि राठौर की ओर सिर हिलाया। ये सही है, यही बात है। 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, तुम इसे खरीद सकते हो। अग्नि राठौर ने चिपकाए गए हवा सुनने वाली बोतल को मास्टर बियान की ओर उछाल दिया। मास्टर बियान लगभग क्रोधित हो गए थे। आप इस तरह की बिक्री को कैसे मजबूर कर सकते हैं? ये सुनने वाली बोतल एक साथ चिपकाए जाने से इतनी कमज़ोर हो गई है कि यह अब सुरक्षित नहीं है। आप इसके अंदर कोई स्पिरिट एरे कैसे स्थापित कर सकते हैं? अगर मैं इसे खरीदूंगा तो भविष्य में जब भी मैं इसे देखूंगा तो मुझे आज के अपमान की याद आ जाएगी। मास्टर बियान इसे कभी नहीं खरीदेंगे। हालांकि अग्नि राठौर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे गर्व से खड़ी थी और आधी मुस्कान के साथ अपनी आधी बंद आंखों से उसे देख रही थी। अगर वह इसे नहीं खरीदता तो ये छोटी लड़की उसे कभी नहीं छोड़ती। मास्टर बियान के दिमाग में यही था। तो खरीद लो, कौन किससे डरता है? मास्टर बियान ने अग्नि राठौर की ओर एक पस उछाला और फिर हवा सुनने वाली बोतल को अपनी बाहों में लेकर बाहर चला गया। जैसे ही अग्नि राठौर ने मास्टर बियान को जाते हुए देखा, उसने दूर से एक संदेश भेजा, कृपया ताओवादी वो को मेरा प्रणाम कहना। वो ताओवादी वो? क्या ये छोटी लड़की अपने गुरु को जानती है? ये सच नहीं हो सकता है ना? मास्टर बियान पीछे नहीं मुड़े। वे हवा सुनने वाली बोतल को अपनी बाहों में लिए जल्दी जल्दी निकल गए, क्योंकि उन्हें अब वहां रुकने में बहुत शर्म आ रही थी। मास्टर बियान के चले जाने के बाद दृश्य शांत हो गया। सभी ने अग्नि राठौर को कुछ अजीब भाव से देखा। अग्नि राठौर ने लापरवाही से बॉस मो की ओर देखा और बॉस मो का दिल धड़कने लगा। छोटी लड़की की नज़र बर्फ के ब्लेड जैसी थी, जो हड्डी तक को जमा देने वाली थी। अग्नि राठौर ने इन लोगों को अनदेखा कर दिया और चाओगे को इस तरह खींच लिया जैसे कोई और वहां ना हो। और इसी क्षण मास्टर बियान जल्दी में थे। उनके हाथ में हवा सुनने वाली बोतल थी। आधे रास्ते में जब उन्होंने बोतल देखी तो उनका मन किया कि वे उसे फेंक दें। हवा सुनने वाली इस बोतल को देखकर उन्हें मोया स्टूडियो में अपने पिछले शर्मनाक अनुभव की याद आ गई। मास्टर बियान एक आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। मास्टर बियान ने ऊपर देखा तो एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके बगल में एक बूढ़ा प्रबंधक खड़ा था। बूढ़े बटलर ने उसे रोका। बूढ़े प्रबंधक ने बर्फीले भाव से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, क्या मैं मास्टर बियान की हवा सुनने वाली बोतल उधार ले सकता हूं? इससे पहले कि मास्टर बियान कोई प्रतिक्रिया दे पाते, हवा सुनने वाली बोतल पहले से ही पुराने प्रबंधक के हाथों में थी। बूढ़े प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक इसे बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने सुनने वाली बोतल को अपने हाथ में पकड़ा, अपनी हथेली को आधार पर दबाया और अपनी आध्यात्मिक भावना से उसकी जांच की। अचानक बूढ़े व्यक्ति की आंखें थोड़ी फड़क उठीं। कितनी अद्भुत स्पिरिट एरे तकनीक है! उसने बातचीत और हंसते हुए सहजता से सरनी की व्यवस्था की और उसका कौशल इतना गहरा था, इस लड़की का स्पिरिट एरे का ज्ञान अकल्पनीय है। ये सोचकर उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े प्रबंधक को आंख मारी। बूढ़े प्रबंधक ने उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की ओर 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उछाले। हम हवा सुनने वाली यह बोतल खरीद लेंगे। चलो चलें। मास्टर बियान की आंखें चमक उठीं। आपको समझना होगा, 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसके लिए एक वास्तविक दर्द है, इसलिए इस टूटी हुई बोतल से स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान करने में सक्षम होना अब तक की सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास्टर बियान तुरंत सहमत हो गए। मास्टर बियान को जाते देख उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मूर्ख! मास्टर, बूढ़े प्रबंधक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस राठौर शायद इस बोतल का उपयोग अपने गुरु को कोई संदेश देने के लिए करना चाहती हैं। कौन जानता था कि मास्टर बियान इतने भाग्यशाली नहीं होंगे कि ऐसी कीमती बोतल बेच सकें। छोटी अग्नि, मोया झाई के बाहर चाओगे ने अग्नि राठौर का हाथ पकड़ रखा था। उसकी आंखें उत्साह के आंसुओं से भरी हुई थीं। छोटी अग्नि, मुझे पता था कि तुम सबसे चतुर हो। तुमने अकेले ही पूरी स्थिति को पलट दिया, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बॉस मो के चेहरे पर थप्पड़ मारा और यहाँ तक कि मास्टर बियान भी दयनीय स्थिति में खिसक गए। वाह छोटी अग्नि, तुम बहुत अद्भुत हो। अग्नि राठौर ने अपने बचपन के दोस्त की ओर देखा। ये छोटी लड़की पहले इतनी पतली थी कि बस त्वचा और हड्डियां ही थीं, लेकिन अब इससे पहले कि अग्नि राठौर पूछ पाती, ये याफेई की आवाज़ उसके पास से आए। अग्नि राठौर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी नज़र इतनी तेज़ होगी। ये याफेई मोया झाई के सामने एक खंभे के सहारे झुकी हुई थी, उसे सिर से पैर तक ध्यान से देख रही थी। लेकिन अब तुम प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन और जीर्णोद्धार ही जानती हो। तुम्हारे पास और क्या है? क्या तुम साधना कर सकती हो?
क्या तुम अभी भी कचरा नहीं हो? चुप रहो। अग्नि राठौर को अपमानित होते देख डुआन चाओगे की छाती जोर जोर से फूलने लगी। वह उससे कहीं ज्यादा गुस्से में थी जितना कि वह खुद अपमानित होने पर होती। अग्नि राठौर ने नाराज डुआन चाओगे को थपथपाया और शांति से ये याफेई की ओर देखा। ये याफेई ने चाओगे के खिलाफ साजिश रची, लेकिन इससे पहले कि वह सबक सीख पाती, अग्नि राठौर उसे भूल चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से वह खुद वापस आ गई। चूंकि वह अपने चेहरे पर थप्पड़ खाना चाहती थी, इसलिए अग्नि राठौर को उसे थप्पड़ मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। मिस, ये मेरे लिए क्या सलाह देती हैं? अग्नि राठौर ने उसकी ओर शांति से देखते हुए पूछा। मैं कोई सलाह देने का साहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अग्नि राठौर, क्या आपको अभी भी काव्या स्वर्णिका याद है, जो उस समय आपसे कमतर थी? जैसे ही ये याफेई ने ये कहा, उसके पीछे खड़े युवा लड़के और लड़कियां हंस पड़े। काव्या स्वर्णिका के पास भी फीनिक्स का सच्चा खून था, लेकिन उस समय वह अग्नि राठौर की छाया में थी और दुनिया केवल अग्नि राठौर को जानती थी और काव्या स्वर्णिका को नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, काव्या स्वर्णिका पहले से ही स्पिरिट वेनेरेबल क्षेत्र में है, ये याफेई ने कहा। और तुम्हारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी नहीं है। तुम्हारी राजधानी लौटने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को अपमानित करने के लिए राजधानी लौटने के बजाय अब तक फांसी लगा चुकी होती। चुप रहो। चाओगे को ये बातें सुनकर बहुत पीड़ा हुई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी अग्नि का दिल नहीं टूटेगा। चाओगे इतनी गुस्से में थी कि वह आगे बढ़कर ये याफेई से लड़ना चाहती थी, लेकिन अग्नि राठौर ने उसे रोक लिया। डुआन चाओगे, तुम असल में किस बात पर इतना घमंड कर रही हो? ये याफेई ने उलझन में चाओगे को देखा, फिर अग्नि राठौर की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें लगता है कि अग्नि राठौर अभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकती है जैसे वह बचपन में करती थी? अगर वह चाहती भी तो क्या वह कर पाती? हमारी छोटी अग्नि सबसे अद्भुत है। आपको उसे अपमानित करने की अनुमति नहीं है। गुस्से से चाओगे की आंखें लाल हो गईं। छोटी अग्नि, चलो चलते हैं। चाओगे ने गुस्से में अग्नि राठौर को खींचते हुए कहा, क्योंकि वह इन लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। डुआन चाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो? ये याफेई ने आधी मुस्कान के साथ चाओगे को घूरा, लापरवाही से उसे बुलाते हुए कहा, तुमने आज एक दिन के लिए मेरी छोटी नौकरानी बनने का वादा किया था और केवल 1 घंटा बचा है। अग्नि राठौर ने उलझन भरे भाव से चाओगे को देखा। चाओगे की आंखें लाल थीं और आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन उसने जिद करके उन्हें रोक लिया। उसने अग्नि राठौर से कहा, छोटी अग्नि, तुम पहले वापस जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। वह अपमान सह सकती है, लेकिन उसकी छोटी अग्नि से इस तरह बात नहीं की जा सकती। अग्नि राठौर ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि चाओगे क्या सोच रही थी। ठीक इसलिए क्योंकि वह जानती थी, वह उसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। अब ये याफेई के सामने इसके बारे में पूछने से चाओगे को निश्चित रूप से असहजता होगी, इसलिए अग्नि राठौर ने ये याफेई को घूरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? वह जानती थी कि ये याफेई वास्तव में जिस व्यक्ति से निपटना चाहती थी वह चाओगे नहीं बल्कि अग्नि राठौर थी। मिस अग्नि राठौर कितनी स्पष्टवादी हैं। ये याफेई ने आत्मसंतुष्टि से कहा और अपना हाथ हिलाया, मेरे पीछे आओ। ये याफेई के पीछे चलने वाले लड़के और लड़कियां सभी मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी थीं। आखिरकार अग्नि राठौर कभी महामहिम विक्रम सिंह के बराबर थी और यहाँ तक कि उनकी मंगेतर भी थी। उसे अपमानित करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। सिस्टर याफेई, हम कहाँ जा रहे हैं? ये याफेई की नंबर 1 अनुयायी हो यिन ने उत्साह से पूछा। ये याफेई आत्मसंतुष्ट लग रही थी, उसने अपने हाथ में नक्काशीदार ड्रैगन और फीनिक्स वाली एक पट्टिका उछाली। अरे, ये तो हेवनली टावर के कार्ड हैं। हो यिन उत्साह से चिल्लाए, ये 6ठी मंजिल के कार्ड हैं। ये याफेई ने शांति से कहा, मेरे पिता का कार्ड। इस कार्ड से वह 6ठी मंजिल तक जा सकता है, लेकिन उसके बच्चों के रूप में हमें 1 मंजिल कम जाना होगा, इसलिए हम 5वीं मंजिल तक जा सकते हैं। 5 मंजिलें। ये याफेई के एक अन्य छोटे अनुयायी वेनलिंग ने कहा, उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे जैसे कि उसके दिल से जुड़े हों। वर्ल्ड टॉवर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर प्रवेश के लिए भी कम से कम 7वीं श्रेणी के अधिकारी या मध्यम या उच्च श्रेणी के व्यापारी की आवश्यकता होती है। दहलीज बेहद ऊंची है। हो यिन ने कहा, इसके अलावा केवल परिवार के सदस्यों के कार्ड ही बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर यह चाचा या चाची का कार्ड है तो आप इसे अपनी भतीजी को नहीं दे सकते। जैसे ही हो यिन बोली, उसने अग्नि राठौर को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। राठौर घराने में अभी सबसे बड़ा आधिकारिक पद फैंग यानफेंग का 3रे दर्जे का आधिकारिक पद है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अग्नि राठौर के चाचा हैं, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। ये याफेई ने पहले ही अग्नि राठौर से निपटने के कई तरीकों के बारे में सोच लिया था। उसने अभी बात नहीं की थी क्योंकि वह सोच रही थी कि किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए, या एक ही समय में कई तरीकों का। अग्नि राठौर को पीछे आते देख चाओगे ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, छोटी अग्नि, मत जाओ।
अग्नि राठौर ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चाओगे ने पागलों की तरह सिर हिलाया, लेकिन अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराए। क्यों न जाएं? चलो चलते हैं। ये याफेई ने अग्नि राठौर को तिरस्कारपूर्वक देखा। बेचारी छोटी देहाती, काश उसे पता होता कि यह महामहिम विक्रम सिंह का त्यानक्सिया लॉ है। ये याफेई पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि अग्नि राठौर को अपमानित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। त्यानक्सियालो के प्रवेश द्वार पर ये याफेई ने अपना कार्ड सौंपा। मिसिए, कृपया, जुनवू हर मंजिल का एक नाम है। त्यानक्सिया टावर में 5 मंजिला इमारत को जुनवू टावर कहा जाता है। एक सुशोभित युवती ने आगे बढ़कर सभी को जुनवू टावर की ओर मार्गदर्शन किया। जैसा कि त्यानक्सियालो से अपेक्षित था, यहाँ की प्रमुख वेट्रेस सुंदर है और उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत हैं। उसकी शक्ल तो ये याफेई जैसी अमीर युवतियों से भी मेल खाती है। हालांकि उसकी सुंदरता के बावजूद किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, या यहाँ तक कि कोई भी सुझाव देने वाली टिप्पणी भी नहीं की, क्योंकि यह स्वर्गीय मंडप है, महामहिम का स्वर्गीय मंडप। ये याफेई ने त्योरियां चढ़ाईं। यान यू क्या मिंगयू टावर चला गया। यान यू ने शांति से सिर हिलाया। यहाँ पहले से ही कोई है। सोंग जियानलाओ का क्या? ये पहले ही लिया जा चुका है। यान यू ने ये याफेई की ओर उदासीनता से देखा। केवल मोयू टावर उपलब्ध है। क्या मिस ये आरक्षण कराना चाहेंगी? केवल त्यानक्सियालो ही इसे लेने या छोड़ने का ऐसा अहंकारी रवैया अपनाने का साहस करता है। अग्नि राठौर के सामने ये याफेई के घमंडी व्यवहार के बावजूद वह त्यानक्सियालो की इस नौकरानी का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगी। त्यानक्सियालो के पीछे शक्तिशाली समर्थक वास्तव में निराश कर रहा है। मोयू टावर, हालांकि इसे एक निजी कमरा कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्थान है। डाइनिंग टेबल बाईं ओर है, जहां आप खा पी सकते हैं और मजे कर सकते हैं। दाईं ओर जमीन पर कई गद्दे पड़े थे और उनके ठीक सामने स्याही से बनी बारिश की एक पेंटिंग टंगी थी। इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। बाईं ओर अत्यधिक कोलाहल है, जबकि दाईं ओर अत्यधिक शांति है। बायां सांसारिक जीवन है, दायां आध्यात्मिक अभ्यास है। बागुआ आरेख के 2 पक्षों की तरह स्पष्ट रूप से अलग। चलो पहले खा लेते हैं। खाने के बाद हम इनक्रेन पेंटिंग का अध्ययन करेंगे। ये याफेई ने सभी को बैठने का इशारा किया। उसकी नज़र चाओगे की ओर गई। उसका इरादा उसे खड़ा कर अपनी सेवा करवाने का था, लेकिन अग्नि राठौर ने पहले ही चाओगे को कुर्सी पर बिठा दिया था। चाओगे, बैठ जाओ। ये याफेई के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ है। जब तुम बैठना चाहते हो तो अभी तुम्हें बैठने दो। जरा रुकिए, देखते हैं कि क्या आप अभी भी वहां बैठ सकते हैं। खाने की मेज पर अग्नि राठौर और चाओगे एक कोने में बैठे थे। ये याफेई और उसके दोस्त आपस में बातचीत करके बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। वे स्पष्ट रूप से अग्नि राठौर और उसके साथी को अलग थलग कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अग्नि राठौर को कोई परवाह नहीं है। वैसे सिस्टर याफेई, आपने कहा था कि आपके पास हमें बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। वो क्या है? हु यिन ने उत्सुकता से पूछा। ये याफेई ने विजयी भाव से अग्नि राठौर की ओर देखा और कहा, यह मामला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अंत में वह घर निश्चित रूप से मेरा होगा। कौन सा घर? वेनलिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये कौन सा घर है मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि काव्या स्वर्णिका ने मुझे इसके बारे में लिखा था। उसने कहा कि घर की फेंग शुई विशेष रूप से अच्छी है और साधना के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसने जोर देकर कहा कि लोग इसे खरीदें। तो तुम नहीं बल्कि सिस्टर जुओ इसे खरीदना चाहती है। काव्या स्वर्णिका का नाम सुनकर लियू हाओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। बेशक, ये सिस्टर जुओ ने ही खरीदा होगा। वह यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने उसे उसके लिए खरीदा, ये याफेई ने रहस्यमय तरीके से कहा। अंदाजा लगाओ कि वह घर कहाँ है। आप कहाँ से हैं? सबने उत्सुकता से पूछा। अग्नि राठौर, क्या तुम उत्सुक नहीं हो? ये याफेई ने अग्नि राठौर को घूरा। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान थी। फोन गेलाओ का निवास राठौर घराने से केवल एक दीवार द्वारा अलग किया गया है, और यह अग्नि राठौर के स्टारफॉल कोर्टयार्ड से भी सटा हुआ है। अगर अग्नि राठौर को पता चले कि काव्या स्वर्णिका ने उसके पड़ोसी का घर खरीद लिया है, तो वह बहुत क्रोधित, उग्र, भयभीत होगी, है ना? ये सोचकर ये याफेई को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। कभी अलग थलग और घमंडी रहने वाली अग्नि राठौर का आज ही दिन है। हा। अग्नि राठौर ने लापरवाही से ये याफेई की ओर देखा, उत्सुक नहीं। हे, ये याफेई ने उपहास किया, एक बार चीजें सुलझ जाएं, तो देखते हैं कि तब तुम कहाँ रो सकते हो। अग्नि राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और कंधे उचकाए। हालांकि वह थोड़ा अधिक सतर्क महसूस कर रही थी। मूल रूप से अग्नि राठौर को लगा कि ये याफेई खरीदना चाहती है, इसलिए उसने इस प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब काव्या स्वर्णिका इसे खरीदना चाहती है। यदि ऐसा है तो क्या समर राठौर हस्तक्षेप करने के योग्य होंगे? क्या उसे शक्तिशाली राजकुमारी फैंग को लाना चाहिए? अग्नि राठौर ने मन ही मन सोचा। इस बीच ये याफेई और अन्य, वैसे अग्नि,
क्या तुम्हें मोया झाई के मामले की सच में कोई चिंता नहीं है? ये देखकर कि काव्या स्वर्णिका अग्नि को दबा नहीं सकती, ये याफेई ने मूल युसाओ का विषय फिर से उठाया। वो कौन है? अग्नि ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। ये याफेई ने उपहास किया। युवा मास्टर मु हमारे पूर्वी जिले के स्थानीय अत्याचारी हैं। उनके वैध और आपराधिक दोनों दुनिया में संबंध हैं। हमारी राजधानी के गवर्नर को भी उन्हें सम्मानपूर्वक युवा मास्टर मु कहना पड़ता है। हमारे पूर्वी जिले में यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बस युवा मास्टर मु के नाम का उल्लेख करें। और मोयाझाई के पीछे ऐसा व्यक्ति है। और तुमने, अग्नि, ऐसे एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। लियू हाओ ने त्योरियां चढ़ाईं। मैं मू लियू शाओ से पहले एक बार मिला हूं। वह हमारी ही उम्र का है। वह इतना अच्छा कैसे कर रहा है? मू किंग ने कहा, उनके पिता एक अर्ल हैं, क्या तुम्हारे पास एक है? लियू हाओ ने अपनी ठुड्डी सहलाई। ये सच है, कई चीजें जन्म से ही पूर्व निर्धारित होती हैं। ये याफेई ने चिढ़ते हुए कहा, किसने कहा कि यह जन्म से ही तय होता है? मू परिवार के उस अर्ल के पास उपाधि है लेकिन कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वह उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। उसके 5 बड़े भाई भी किसी काम के नहीं थे। वह इतना अच्छा काम इसलिए कर रहा है। ये याफेई ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे राजकुमार समर को जानने का मौका मिला। युवा राजकुमार समर? सिस्टर याफेई, क्या आप युवा राजकुमार समर राठौर के बारे में बात कर रही हैं? हो यिन और वेनलिंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में उत्साह और खुशी दिखाई दे रही थी। राजधानी की प्लेबॉय दुनिया का अधिपति राजकुमार समर। लियू हाओ भी बहुत उत्साहित थे। ये याफेई ने सिर हिलाया, बेशक, ये वह राजकुमार समर है, वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। हो यिन और वेनलिंग को समर राठौर में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार समर किस तरह के इंसान हैं? क्या वे बहुत सुंदर हैं? ये याफेई वास्तव में समर राठौर से परिचित नहीं थी और वह मू लियूसाओ से कई बार मिली भी नहीं थी, क्योंकि राजकुमारों का चक्र आम लोगों से नहीं जुड़ता था। ये याफेई ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया, निश्चित रूप से राजकुमार समर सुंदर हैं। वह शहर के 4 सबसे खूबसूरत युवा मास्टर्स में से एक हैं, इसलिए उनका रूप बिल्कुल आश्चर्यजनक होना चाहिए। खाना खाते समय अग्नि ने मन ही मन शिकायत की, उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए बस इतना ही। छोटी अग्नि का चेहरा अब चोटों से ढका हुआ है, वह सुअ के सिर जैसी दिखती है। वाह! हो यिन और वेनलिंग ने अपने दिलों को थाम लिया और कहा, तो राजकुमार समर बहुत चतुर और बुद्धिमान होंगे, है ना? ये याफेई ने जोर से सिर हिलाया, बेशक, राजकुमार समर अविश्वसनीय रूप से चतुर और बुद्धिमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। अग्नि ने अपनी आंखें अवाक होकर घुमाईं, समर राठौर चतुर है। अगर इस मूर्ख बेवकूफ़ को चतुर माना जाता है तो प्रतिभाओं के बीच कोई मूर्ख नहीं है। क्या राजकुमार समर का साधना स्तर बहुत बहुत ऊंचा है? प्रभावशाली? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सुना है कि यह जमीन पर मजबूती से खड़ा हो सकता है और अपने हाथों से आसमान को थाम सकता है, इसकी ताकत अथाह है। अग्नि, जिस अथाह राजकुमार समर की आप सभी बात करते हैं, कौन जानता है कि उसे विक्रम सिंह ने किस स्थिति में पीटा है? अग्नि ने अपना कटोरा और खाने की तीलियां नीचे रख दीं। उसे हमेशा लगता था कि जिस बुद्धिमान, शक्तिशाली, अजय और चतुर समर की वे बात करते थे, वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह जानती थी। राजकुमार समर एक खगोलीय प्राणी हैं, हम केवल दूर से ही उनकी प्रशंसा कर सकते हैं और उनका सपना भी नहीं देख सकते। वैसे, छठे युवा मास्टर मू के बारे में क्या? फिर अग्नि ने सुना कि ये याफेई लगातार मू लियू की प्रशंसा कर रही है। अग्नि इसे अब और सुन नहीं सकती थी, इसलिए वह चाओगे को इनग्रेन पेंटिंग के दूसरी तरफ ले गई। वह नहीं जा सकती थी, आखिरकार उसे इस 1 घंटे तक चाओगे के साथ रहना था। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। चाओगे के गद्दे पर बैठने के बाद अग्नि ने एक गद्दा लिया और उसके बगल में बैठ गई। अग्नि के चिकित्सा कौशल असाधारण थे, इसलिए उसने अपनी नज़र चाओगे पर केंद्रित की और चाय का एक प्याला पीने में लगने वाले समय में अपना निदान पूरा कर लिया। क्या पानी पीने से भी तुम्हारा वजन बढ़ जाता है? अग्नि ने पूछा। हम इस बारे में बात करते हुए चाओगे लगभग रो पड़ी। छोटी अग्नि, ऐसा सच में नहीं है कि मैं धोखा दे रही हूँ। एक बार मैंने 3 दिनों तक खाने पीने से परहेज किया और जब मैं वज़न तौलने की मशीन पर चढ़ी तो मेरा वज़न 6 पाउंड बढ़ गया था। इतनी भयानक बात कैसे हो सकती है? पिछले कुछ सालों में मैंने जब भी वज़न कम करने की कोशिश की है, मैं बस और मोटी होती जाती हूँ। अपने शरीर को इस तरह देखकर कभी कभी मुझे जीने का भी मन नहीं करता। 5 साल तक अग्नि दूर रही, उस दौरान चाओगे का समय बहुत बुरा बीता, हर दिन किसी बुरे सपने जैसा लगता था। तुम्हारी साधना में भी सुधार नहीं हुआ है, वास्तव में इसमें गिरावट आई है। अग्नि ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। छोटी अग्नि, ये सुनकर चाओगे सचमुच रोने ही वाली थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हर बार जब मैंने साधना की, न केवल मुझे सुधार नहीं हुआ बल्कि वास्तव में मुझे गिरावट भी आई। अंततः मैंने बस साधना करना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जितनी अधिक साधना की उतनी ही तेजी से मेरी प्रगति धीमी हो गई।
ये बिल्कुल भयानक है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शाप दिया गया है? चाओगे पिछले कुछ सालों से बहुत तनाव में रही है। अगर वह एक गर्म और सामंजस्यपूर्ण परिवार में रहती तो ठीक होता, लेकिन उसका घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, खतरे और कठिनाई से भरा हुआ था, यहाँ तक कि अग्नि के परिवार से भी बुरा था। यह कोई शाप नहीं है, तुम्हें जहर दिया गया है। अग्नि ने अपनी सांस रोकी। तुम्हें रिट्रीट पाउडर नामक जहरीले पदार्थ का जहर दिया गया है, जो न केवल तुम्हें मोटा बनाता है, बल्कि तुम्हारी साधना को भी स्थिर कर देता है और यहाँ तक कि उसे कम भी कर देता है। ये जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगता है। मुझे इस तरह जहर कौन देगा? चाओगे ने उलझन में पूछा। अग्नि की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। जब मैं राजधानी छोड़कर जा रहा था, तब जब तुम मुझे छोड़ने आए थे तो तुमने क्या पिया था? उस समय चाओगे को और कुछ याद नहीं था, लेकिन उसे अग्नि के साथ बिताया गया हर पल स्पष्ट रूप से याद था। मुझे याद है उस समय मुझे प्यास लगी थी और तुम्हारी मेज पर पानी का एक कटोरा रखा था, इसलिए मैंने उसे उठाया और पी लिया। क्या इसका स्वाद मीठा और खट्टा है, जिसमें बादाम का स्वाद है? हाँ, चाओगे ने आश्चर्य से पूछा। छोटी अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने मेरे लिए दोष अपने ऊपर ले लिया। अग्नि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर चाओगे ने वह कटोरा पानी नहीं पिया होता तो या तो वह या उसकी सुंदर माँ ने वह पानी पिया होता। बस ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत छोटी अग्नि उसके जैसी मोटी और गोल मटोल हो जाएगी, चाओगे को दया आ गई। सौभाग्य से मैंने तुम्हारे लिए यह पिया। सौभाग्य से मैंने इसे तुम्हारे लिए पिया। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। 5 साल तक कष्ट सहने और सच्चाई जानने के बाद चाओगे के पहले शब्द शिकायत या नाराजगी के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। सौभाग्य से मैंने इसे आपके लिए पिया। ऐसा दोस्त पाना सबसे बड़ा सौभाग्य है। चिंता मत करो, मैं इस जहर का इलाज कर सकती हूँ, अग्नि ने गंभीरता से कहा। चाओगे उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए, उसका चेहरा धूप से चमक रहा था। मुझे पता था कि छोटी अग्नि यह कर सकती है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोटी अग्नि न कर सके। चाओगे को अग्नि पर पूरा भरोसा था। अग्नि ने कड़वी हंसी हंसी। उसके आसपास इतने सारे लोगों को उसकी सुरक्षा की जरूरत थी, वह कोशिश कैसे नहीं कर सकती थी? वह मजबूत कैसे नहीं बन सकती थी? जैसे ही अग्नि ने अपना हाथ हिलाया, एक हल्के हरे रंग की रोशनी चाओगे की भौहों में उड़ गई। चाओगे को पालथी मारकर उस हल्के हरे रंग की रोशनी को सोखते हुए देखकर अग्नि ने राहत की सांस ली। ऊपर देखने पर अग्नि ने दीवार पर स्याही की बारिश वाली पेंटिंग लटकी हुई देखी। सफ़ेद कागज पर काली स्याही के छींटे पड़े हुए थे, जो बिखरे हुए बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिनका कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे मूर्ख हैं? ये याफेई और अन्य लोगों ने अग्नि और चाओगे को इनग्रेन पेंटिंग के सामने बैठे देखा, जो उसमें तल्लीन लग रहे थे, और उनके चेहरों पर एक उपहासपूर्ण भाव आ गया। क्या उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हु यिन ने कुछ चिंता के साथ पूछा। वेनलिंग ने चिढ़कर कहा, क्या अग्नि पहले से ही अपाहिज नहीं है? वह अभी भी कैसे आगे बढ़ सकती है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डुआन चाओगे के बारे में क्या? हु यिन के चेहरे पर सतर्कता का एक संकेत दिखाई दिया। आपको पता है, 5 साल पहले चाओगे अग्नि से सीख रही थी। वह भी थोड़ी प्रतिभाशाली थी। उस समय वह आत्मा सन्यासी क्षेत्र से पहले ही एक कदम दूर थी। दरअसल 5 साल पहले अग्नि चकाचौंध करने वाली थी, और उसके साथ रहने वाली चाओगे को अनगिनत लोग जानते थे। 8 साल की उम्र में उसके पास पहले से ही इंपीरियल अकादमी में प्रवेश करने का टिकट है। वह कितना प्रतिभाशाली है! ये याफेई ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। एक पहले से ही कचरा है और दूसरे की साधना आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली गई है। तो क्या हुआ अगर वे इन क्रेन डायग्राम को समझ लें? क्या वे रैंक में आगे बढ़ सकते हैं? हा, सभी ने उन 2 अभागी बहनों को उपहासपूर्ण और दयनीय नज़रों से देखा। हु यिन ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन सच कहूं तो यह इनकजेड पेंटिंग सच में बहुत मुश्किल है। मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? मैंने इसे कई बार देखा है, लेकिन मैं इसके मूल तक भी नहीं पहुंच पाया हूं। इसे समझना तो दूर की बात है। हर बार मेरा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है और मुझे चक्कर आने लगता है। वेनलिंग ने सिर हिलाया। सही कहा, सही कहा। मैं सोच रहा था कि मुझे इस इंपीरियल अकादमी प्रवेश परीक्षा का लाभ उठाकर अपनी साधना का स्तर फिर से बढ़ाना चाहिए, ताकि परीक्षा पास करने की मेरी संभावना अधिक हो जाए। सिस्टर याफेई वाकई बहुत अमेजिंग हैं। उनका पिछले साल दाखिला हो गया था। उन चारों में से केवल ये याफेई ही इंपीरियल अकादमी में दाखिला ले पाई थीं। हु यिन और अन्य 2 ने अभी तक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। ये याफेई ने कहा, 1 साल के गहन अध्ययन के बाद तुम सभी 9 सितारा आत्मा गुरु की शक्ति तक पहुंच चुके हो। चिंता मत करो, तुम इस बार निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लोगे। हु यिन ने ये याफेई का हाथ पकड़ा और कहा, सिस्टर याफेई, क्या आप हमें इंपीरियल अकादमी की प्रवेश परीक्षा की रणनीति के बारे में बता सकती हैं? ये याफेई ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम सबने पहले एक बार टेस्ट नहीं लिया था? तुम पिछले साल पास नहीं हुए, क्या तुम्हें टेस्ट के नियम भी याद नहीं हैं? ठीक है,
ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। उसने आत्मसंतुष्टि लेकिन चिढ़कर कहा, इंपीरियल अकादमी का मूल्यांकन एक लिखित परीक्षा और एक मार्शल आर्ट परीक्षा में विभाजित है। कुल स्कोर 1000 अंक है, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 300 अंक और मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए 700 अंक हैं। लिखित परीक्षा में केवल शीर्ष 1000 ही मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य हैं। क्या तुम्हें अभी भी यह सब याद है? बेशक, सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया। ये याफेई, भूल जाओ, तुम सब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि जब तक तुम इंपीरियल अकादमी में प्रवेश कर सकते हो, तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश करोगे जो तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक उच्चता होगी। जो लोग कभी तुम्हारी पहुंच से बाहर थे, वे अब तुम्हारे सहपाठी हो सकते हैं। इंपीरियल अकादमी की स्पिरिट गैदरिंग एरे साधना में बहुत मददगार होगी। इंपीरियल अकादमी में एक रैंकिंग सूची है जिसमें प्रतिस्पर्धी ठीक आपके सामने होते हैं, जो आपसे साधना जारी रखने का आग्रह करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकुमार समर नाम मात्र के लिए इंपीरियल अकादमी से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे सबसे सम्मानित युवराज भी नाम मात्र के लिए इंपीरियल अकादमी से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें गुप्त रूप से वरिष्ठ भाई कहते हैं। वाह! उपस्थित सभी लोगों ने उत्साह से अपना मुंह ढक लिया। महामहिम, महामहिम। हाँ हाँ, ये याफेई ने विजयी रूप से सिर हिलाया। निश्चित रूप से मैंने उसे छुपकर बुलाया था। अगर मैं उसे उसके मुंह पर बुलाती तो वह कोई जवाब नहीं देता, लेकिन कम से कम उसे इस तरह से संबोधित करना अंतरंग लगता है ना? इस साल मुझे इंपीरियल अकादमी में प्रवेश लेना ही होगा। हु यिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें चमक रही थीं। बाकी लोगों ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके लिए प्रिंस का दायरा बहुत दूर की जगह थी, एक ऐसा सपना जिसकी वे लालसा करते थे लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच सकते थे। अग्नि ने त्योरियां चढ़ाईं। कितना शोर है! उसकी आंखें स्याही छलकती पेंटिंग पर टिकी थीं, जहां बारिश की बूंदें स्याही के छींटों की तरह छोटे टैडपोल जैसी लग रही थीं। पहली नज़र में इससे लोगों को चक्कर आ जाता था और वे अपने होश में वापस आने से खुद को नहीं रोक पाते थे। लेकिन जल्द ही अग्नि ने पैटर्न देख लिया। उसने पाया कि पूरी तस्वीर को देखने से उसे चक्कर आ गया, लेकिन अगर उसने एक ही स्याही की बिंदी पर ध्यान केंद्रित किया तो वह बिंदी बड़ी और बड़ी होती जाएगी। स्याही की बिंदुओं के भीतर यह ऐसा है मानो प्रत्येक एक छवि का टुकड़ा हो। क्लिप में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। सच में ऐसा ही है। पता चला कि स्याही बारिश की यह पेंटिंग वास्तव में स्याही बारिश तलवार तकनीकों का एक सेट है। जब अग्नि ने इस रहस्य को समझ लिया तो उसने क्रम की खोज शुरू कर दी। 36 अंक, यादृच्छिक रूप से वितरित। जल्द ही अग्नि ने तस्वीर पर स्याही की बिंदुओं को क्रम से व्यवस्थित कर दिया। क्या तुमने अभी तक कुछ समझा? अग्नि ने चाओगे से पूछा, जो स्तब्ध थी। चाओगे ने एक खाली भाव के साथ अग्नि को देखा। नहीं। क्या वे सिर्फ स्याही की बूंदें नहीं हैं? क्या वे कलाकार द्वारा सिर्फ बेतरतीब स्याही के छींटे थे? क्या उनके पीछे कोई रहस्य है? चाओगे को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। अग्नि को भौहें सिकोड़ते देख ये याफेई ने मान लिया कि वह नाराज है क्योंकि वह इसे समझ नहीं पाए, और उसने उपहास किया। दुनिया भर से लोगों को तियानिक्सिया टॉवर की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण हर निजी कमरे में लटकी हुई पेंटिंग है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक पेंटिंग तकनीकों के एक सेट का प्रतिनिधित्व करती है, और यदि किसी योग्य व्यक्ति को यह मिल जाए तो उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। यदि आपको दीवारों पर लगे चित्रों के कारण तियानिक्सिया टॉवर में रहते हुए ज्ञान प्राप्त होता है तो तियानिक्सिया टॉवर व्यक्तिगत रूप से आपको एक पुरस्कार देगा। इसके अलावा युवा पंख रक्षक में शामिल होने और महामहिम का निजी अंगरक्षक बनने का मौका है। एक बार किसी ने बगल वाले ब्राइट मून पवेलियन में ज्ञान और उन्नति प्राप्त की थी, और युवा पंख रक्षक जनरल द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद वह वास्तव में युवा पंख रक्षक में शामिल हो गया। हे भगवान! महामहिम के निजी अंगरक्षक! हु यिन और अन्य लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए अपना मुंह ढांक लिया। वह महामहिम हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में वे अपने पूरे जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अगर मुझे इस जीवन में एक बार भी महामहिम विक्रम को देखने का सौभाग्य मिले तो मैं पछतावे के साथ मरूंगा। हु यिन ने एक गहरी सांस ली। ये याफेई ने चिढ़ते हुए सोचा, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर मैंने महामहिम विक्रम को सिर्फ एक बार देख लिया तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है। अग्नि ने आह भरी और अपना माथा रगड़ा। ये लोग अपनी लगातार बकबक से सच में बहुत परेशान करते हैं, वे उसकी साधना में बाधा डाल रहे हैं। अग्नि केवल अपना सिर नीचे कर सकी और चाओगे से कुछ शब्द कह सकी। चाओगे की आंखें तुरंत चमक उठी। सच में? क्या ये सच है? अग्नि ने सिर हिलाया। तुम्हारे शरीर में मौजूद जहर को मेरी उपचार तकनीक ने दबा दिया है। तुम्हें अपनी साधना का स्तर सुधारना है और फिर जहर को अपने इस्तेमाल के लिए ऊर्जा में बदलना है। इस तरह तुम्हारी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरेगा। चाओगे की साधना को कई वर्षों से दबा दिया गया है, और जब यह अचानक फूट पड़ेगी तो ये बेहद भयानक होगी। चाओगे ने उत्साह से सिर हिलाया। हम उसकी नज़र में अग्नि उसकी अपनी बहन से भी ज्यादा करीब थी।
अग्नि ने उसकी जान बचाई थी और उस समय उसने तय किया था कि वह इस जीवन में अग्नि के लिए कुछ भी करेगी। वह जानती थी, छोटी अग्नि बहुत चतुर और अद्भुत थी। जो समस्या उसे वर्षों से परेशान कर रही थी, वह छोटी अग्नि की वापसी से सहज ही हल हो गई। उसकी बेटी छोटी अग्नि बस स्वर्ग से उतरी एक परी थी, इस तरह की इंसान जो पत्थरों को सोने में बदल सकती थी, चाओगे ने खुशी से अपने मन में सोचा। अग्नि को अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह तल्लीन अवस्था में प्रवेश करते देख चाओगे ने भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अचानक, अरे डुआन चाओगे, तुम्हारी साधना करने की हिम्मत है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी साधना फिर से पीछे चली जाएगी? ये याफेई ने चाओगे के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा। तभी डुआन चाओगे अचानक जोर से कांप उठी। हंसना। लेकिन तभी चाओगे के शरीर से फुफकारने की आवाज आई। आवाज कोमल और धीमी थी, जो काफी देर तक जारी रही। ये निकास गैसों की ध्वनि है। ये याफेई के पूरे सिर और चेहरे पर स्प्रे किया गया और वह तुरंत ही भयानक स्थिति में आ गई। खांसी 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 ओफ। ये याफेई इतनी घिनौनी हो गई थी कि उसने उल्टी कर दी। पास ही खड़े हो यिन और अन्य लोग भी खांसते हुए बाहर की ओर भागे और उन्होंने अपना मुंह और नाक ढक लिया। इससे बदबू आती है। हे भगवान, क्या डुआन चाओगे ने 5 साल के पाद को रोक कर रखा था और फिर उन सबको एक ही बार में बाहर निकाल दिया? क्या ये दम घोंटने वाला है? ये गैस विषाक्तता है ना? जो लोग बाहर भागे वे सभी दीवार के सहारे झुक गए और जोर जोर से उल्टी करने लगे। जो कुछ भी उन्होंने अभी खाया था वह सब बाहर आ गया। मोयू टॉवर के अंदर इतना शोर शराबा था कि पास ही की नौकरानियां भी सचेत हो गईं। मोयू टॉवर की एक नौकरानी यान यू ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं और आगे बढ़ी। क्या बात है? यान यू ने ठंडे भाव से पूछा। ये याफेई ने अंदर की ओर इशारा किया। मिस यान यू, आप सही समय पर आई हैं। अंदर 2 लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं और जहरीली गैस छोड़ रहे हैं। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। यान यू ने ये याफेई को ध्यान से देखते हुए थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। मिस यान यू, किसी ने सच में इनक्रेन पवेलियन में जहरीली गैस छोड़ दी है। क्या ये जहरीली गैस इनक्रेन पेंटिंग को बर्बाद नहीं कर देगी? ऐसा कहा जाता है कि इस इमारत के हर चित्र में तलवार की तकनीकों का एक सेट शामिल है। यहाँ तक कि ऐसी भी अफवाहें हैं कि यहाँ के चित्र महामहिम द्वारा बनाए गए थे। यदि वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदारी लेने का जोखिम उठा सकता है? यान यू ये याफेई के सामने अलग थलग रह सकती है, लेकिन मो यूतू उसके 100 जन्मों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुरंत यान यू ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। लेकिन जब यान यू अंदर गई तो वहाँ कोई जहरीली गैस नहीं थी। उसने देखा कि 2 आकृतियां स्याही से बनी पेंटिंग के सामने पालथी मारे बैठी हैं और आंखें बंद करके साधना कर रही हैं। साधना करने वालों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये त्यानिक्सिया टॉवर का नियम है। जैसे ही यान यू जाने वाली थी, ये याफेई अंदर दौड़ी। मिस यान यू, अंदर सच में जहरीली गैस है। ये 2 लोग। जहरीली गैस कहाँ है? यान से ने ये याफेई को घूरा। हाँ, ये याफेई ने आश्चर्य से अंदर देखा। डुआन चाओगे की लंबी खींची हुई पाद की आवाज़ अभी सच में दम घोंटने वाली थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक है। ये याफेई ने ध्यान नहीं दिया कि अग्नि की आस्तीन में एक छोटा सा बाग दुबका हुआ था, जो पूरी तरह से खुशहाल और परमानंद में दिख रहा था। यान यू ने ये याफेई को घूरा और ठंडी आवाज़ में कहा, मिस, ये किसी साधारण परिवार से नहीं हैं। उन्हें अपने कार्यों में अधिक सावधान रहना चाहिए। ये कैसा व्यवहार है, चीखना और चिल्लाना? एक साधारण नौकरानी सख्त चेहरे के साथ उसे डांटने की हिम्मत करती है। अगर यह कोई और जगह होती तो ये याफेई अब तक फट चुकी होती, लेकिन ये तो स्वर्गीय मंडप है। महामहिम का स्वर्गीय मंडप कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करेगा? ये याफेई केवल आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दे सकती थी, हाँ। यान यू जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जब ये याफेई ने अपना सिर घुमाया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ। वाह, डुआन चाओगे, जिसका वजन मूल रूप से 200 पाउंड था, अब 150 पाउंड का लग रहा है। अभी जो जहरीली गैस निकली उससे सच में 50 किलोग्राम शरीर का वजन कम हो गया। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मो यूतू ने सच में उसकी मदद की हो? भले ही उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये याफेई को ये स्वीकार करना पड़ा कि डुआन चाओगे को इनक्रेन पेंटिंग की कुछ समझ जरूर मिली होगी, अन्यथा उसके लिए इतनी जहरीली गैस बाहर निकालना और एक ही बार में इतना वजन कम करना असंभव होता। ये सोचकर कि वही डुआन चाओगे और अन्य लोगों को यहाँ लाई थी और वह उन्हें अपमानित करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने उनकी मदद की। ये याफेई को लगा कि उसे खून की उल्टी हो जाएगी। मिस यान यू, ये याफेई ने सुशोभित नौकरानी को पुकारा। अलग थलग और घमंडी यान यू अपने रास्ते में ही रुक गई और अधीरता से ये याफेई को घूरने लगी। ये याफेई ने खुद को संभाला और अग्नि राठौर और डुआन चाओगे की ओर इशारा करते हुए कहा, हम इन दोनों लोगों को नहीं जानते। हमें नहीं पता कि वे मोयू टॉवर में कैसे आए। मिस यान यू, कृपया उन्हें बाहर निकाल दें।
यान यू ने ये याफेई को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो और उसे असभ्य तरीके से घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? क्या वे तुम्हारे साथ अंदर नहीं आए थे? मोयू टावर का मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पड़ोसी मिंग्यू टावर और सोंगजियान टावर के लोगों को आकर्षित किया। दिन का उजाला है और सभी बुजुर्ग व्यस्त हैं, इसलिए जो लोग नीचे आते हैं उनमें से ज्यादातर परिवार के बच्चे होते हैं। अरे बाप रे, क्या ये याफेई नहीं है? मिंग्यू टावर के अंदर से एक युवक ने अपना सिर बाहर निकाला। लड़के का उपनाम जिंग और उसका दिया गया नाम जिंग युनताओ था। वह साम्राज्य की राजधानी के कमांडर का बेटा था। पिता तीसरी श्रेणी का अधिकारी था और अगली पीढ़ी कार्ड को अगले स्तर तक ले जाएगी। तो इस युवक जिंग के पिता भी तीसरी श्रेणी के अधिकारी थे, लेकिन सेना के एक पद पर थे। जिंग युनताओ और ये याफेई इंपीरियल अकादमी में सहपाठी हैं, लेकिन वे बचपन से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसलिए जब जिंग युनताओ ने ये याफेई को देखा तो वह सहज ही उस पर हंस पड़ा। ये याफेई ने जिंग युनताओ को अनदेखा करते हुए घूरा और यान यू को घूरते हुए कहा, मिस यान यू, मैं उन दोनों लोगों को नहीं जानती। वे हमारी जानकारी के बिना ही हमारे पीछे पीछे आ गए। बिना कार्ड या निमंत्रण वाले किसी व्यक्ति को तियानिक्सिया टावर में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? शुरू में ये याफेई को लगा कि डुआन चाओगे सिर्फ दिखावा कर रही है, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अभी अभी डुआन चाओगे का वजन स्पष्ट रूप से कम हो गया है, हवा निकले गुब्बारे की तरह, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरे 50 पाउंड वजन कम कर लिया हो। ये बिल्कुल भयानक है। डुआन चाओगे एक बात है, लेकिन ये याफेई अग्नि राठौर को लेकर सच में चिंतित है। आखिरकार अग्नि राठौर उस समय एक प्रतिभाशाली और असाधारण रूप से बुद्धिमान छोटी प्रतिभा थी। क्या होगा अगर वह इन ग्रेन डायग्राम को समझ ले और फिर से साधना करना शुरू कर दे? जैसे जैसे ये याफेई ने इसके बारे में सोचा, वह और अधिक घबरा गई, इसलिए वह अग्नि राठौर को बाहर निकालने के लिए दृढ़ थी। यान यू ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। ये पहली बार था जब उसने ऐसी किसी चीज का सामना किया था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें नहीं जानते? मुझे यकीन है कि मैं उन्हें नहीं जानता। किसे पता था कि वे इस तरह मेरा पीछा करेंगे? ये याफेई ने स्पष्ट रूप से कहा। यान यू ने सिर हिलाया, उन्हें बाहर निकालना ठीक है, लेकिन साधना करने वालों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वे अपनी साधना पूरी करने के बाद ही जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। ये याफेई संभवतः अग्नि राठौर को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर कैसे दे सकती थी? ये तो उसे मारने से भी बदतर होगा। यान यू ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और मुंह फेर लिया। ये याफेई, ठीक है, तो तुम लोग मुझे नीचे जाने में मदद नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो मैं खुद कर लूँगा। अग्नि राठौर, तुम यहाँ बाहर आओ। ये याफेई गुस्से में थी। वह आगे बढ़ी और उसने अग्नि राठौर का सिर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह अग्नि राठौर के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने वाली थी। जिंग युनताओ को शुरू में कोई परवाह नहीं थी और वह साधना करने के लिए अपने मिंग्यू टावर में वापस जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि तियानिक्सिया टावर आना आसान नहीं था और कीमत भी बहुत अधिक थी। लेकिन उसने क्या सुना? अग्नि राठौर, क्या ये वही छोटी अग्नि है जिसे वह जानता है? क्या छोटी अग्नि राजधानी लौट आई है? जैसे ही ये याफेई का हाथ अग्नि राठौर के बाल पकड़ने ही वाला था, जिंग युनताओ ने आगे बढ़कर ये याफेई के कंधे को पकड़ लिया और ठंडे चेहरे से कहा, तुमने उसे क्या कहकर बुलाया? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिंग युनताओ, यहाँ से चले जाओ। ये याफेई ने जिंग युनताओ को जोर से धक्का दिया, लेकिन तब तक जिंग युनताओ अग्नि राठौर के बहुत करीब आ चुका था। उसने अग्नि राठौर की प्रोफाइल देखी और उसे लगा कि यह बहुत जानी पहचानी है। फिर वह उसका चेहरा देखने के लिए सामने की ओर गया। बड़ी होने के बाद यह अग्नि राठौर के अलावा और कौन हो सकती है? ये याफेई की वास्तव में छोटी अग्नि के बाल खींचने की हिम्मत हुई। आप जानते हैं, छोटी अग्नि उस समय उसकी तारनहार थी। ये सोचकर जिंग युनताओ आग बबूला हो गया। ये याफेई, तुम सच में कुछ हो जो छोटी अग्नि के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करती हो? ये याफेई ने उपहास किया। छोटी अग्नि, तुम उसे इतने प्यार से बुलाते हो? वह बस कचरे का एक टुकड़ा है। मैं उसे जैसे चाहूं वैसे धमका सकती हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर ये याफेई ने हुओ यिन की ओर देखा और कहा, जाओ। जिंग युनताओ और ये याफेई दोनों को पिछले साल इंपीरियल अकादमी में प्रवेश मिला था और उनकी ताकत तुलनीय है। यही वजह है कि ये याफेई जिंग युनताओ को रोकने में सक्षम थी। रुको, जिंग युनताओ ने गुस्से में चिल्लाया। हालांकि वह अकेला नहीं था। जब वह मिंग्यू टावर आया तो वह अपने साथ 2 सहपाठियों को लाया था। ये दोनों सहपाठी ये जो और युआन मिंग थे, जो उसके साथ रहते थे। ये जो और युआन मिंग राजधानी के मूल निवासी नहीं थे, वे अन्य प्रांतों से आए थे और उनके परिवार जिंग युनताओ जितने साधन संपन्न नहीं थे। हालांकि जब जिंग युनताओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिंग्यू टावर आए तो उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया, जिससे पता चलता है कि उनके बीच का रिश्ता असाधारण था। निश्चित रूप से दोनों सहपाठी आगे बढ़े, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, अग्नि राठौर और अन्य लोगों को रोकते हुए।
ये याफेई इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग हंस पड़ी। वह नीच जिंग युनताओ। चूंकि ये जो और युआन मिंग इंपीरियल अकादमी में जिंग युनताओ के सहपाठी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके भी सहपाठी थे। इसलिए हो यिन और अन्य 3 जो इंपीरियल अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाए थे, वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। ये याफेई इतनी गुस्से में थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। आज वह अग्नि राठौर और अन्य लोगों को यहाँ उन्हें अपमानित करने के लिए लाई थी, न कि अपने ही लोगों को धमकाने के लिए। ये जो युआन मिंग, क्या तुम दोनों मूर्ख हो? हम राजधानी के कुलीन वर्ग से हैं। शहर के बाहर से आए तुम दोनों यहाँ इतनी अहंकार से काम करने की हिम्मत करते हो। लड़ना शुरू करने से पहले हमसे पूछो कि क्या हम ऐसे लोग हैं जिनके साथ तुम उलझना बर्दाश्त कर सकते हो। ये जो और युआन मिंग के पिता या तो अधिकारी थे या व्यापारी, और दोनों अपने अपने प्रांतों में सफल थे, लेकिन राजधानी में वे इतने प्रभावशाली नहीं थे। उन्हें रुकते देखकर ये याफेई ने उपहास किया, मेरे रास्ते से हट जाओ। जिंग युनताओ ने उपहास किया, मैं जिंग युनताओ आज जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये याफेई, तुमने हमारी छोटी अग्नि को डराने की हिम्मत की, तुम मर सकती हो। ये याफेई और जिंग युनताओ आपस में भिड़ गए, बैंग बैंग बैंग। हालांकि दोनों ने केवल एक चाल का आदान प्रदान किया। तड़क, आसमान से एक जबरदस्त हथेली का प्रहार हुआ। यान यू कहीं से प्रकट हुई, उसने एक हाथ में ये याफेई को और दूसरे हाथ में जिंग युनताओ को पकड़ रखा था। अगले ही पल उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया और ठंडी आवाज में बोली, त्यानिक्सिया टॉवर में किसी भी तरह की लड़ाई की अनुमति नहीं है। अब आप दोनों परिवारों के कार्ड को एक स्तर नीचे कर दिया जाएगा। कोई आपत्ति? ये याफेई और जिंग युनताओ ने एक दूसरे को घूरा, लेकिन साथ ही वे और भी अधिक भयभीत थे। उन्हें पहले ही इंपीरियल अकादमी में प्रवेश मिल चुका था, जैसे हजारों सैनिक एक तख्ते वाले पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें लगा कि वे पहले से ही बहुत सक्षम हैं, लेकिन पता चला कि त्यानिक्सिया टॉवर की 5वीं श्रेणी की नौकरानियां भी आसानी से उन्हें उठा सकती हैं और चूजों की तरह एक तरफ फेंक सकती हैं। जिंग युनताओ ने पहले अपना सिर झुकाया, कोई आपत्ति नहीं। ये याफेई को इससे बहुत नफरत थी, लेकिन वह केवल दांत पीसकर कह सकती थी, कोई आपत्ति नहीं। यान यू ने ठंडी आह भरी, अब तुम सब बाहर निकलो। तुम्हें 3 महीने तक त्यानिक्सिया टॉवर में कदम रखने की अनुमति नहीं है। ये याफेई को लगा कि अब जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी योजना अभी शुरू ही हुई थी और मूल यूसाओ ने अभी तक अग्नि राठौर को निशाना भी नहीं बनाया था। ये ध्यान देने योग्य है कि ये याफेई की प्रारंभिक योजना में मूल यूसाओ को मोया झाई के बारे में सूचित करना और फिर किसी को ये सूचित करने के लिए भेजना शामिल था कि अग्नि राठौर त्यानिक्सिया लू में थी, जिससे वह वहां आकर्षित हो जाएगा। वे अग्नि राठौर को सबक सिखाएंगे और उसे बुरी तरह अपमानित करेंगे, और फिर यह खबर फैल जाएगी। उस समय अग्नि राठौर पूरी तरह से अपमानित हो जाएगी और उसे मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ये याफेई की योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता अक्सर कठोर होती है। जिंग युनताओ अचानक प्रकट हुआ और उसकी सभी योजनाओं को लगभग बर्बाद कर दिया। ये याफेई ने हुओ यिन को आंख मारी। हुओ यिन ने सिर हिलाया और चुपचाप भाग गई। उसे जितनी जल्दी हो सके मूल यूसाओ को खोजने जाना था। अगर अग्नि राठौर को कहीं और सबक सिखाया गया होता तो वहां इतने सारे दर्शक कहाँ होते? उसमें क्या दिलचस्प होता? ये याफेई जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर जाना होगा, है ना? ये याफेई ने अग्नि राठौर और डुआन चाओगे की ओर इशारा किया। यान यू ने त्योरियां चढ़ाईं। ये याफेई ने कहा, उनके पास अंदर घुसने और अभ्यास करने के लिए कार्ड भी नहीं थे। अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे तो क्या दूसरे भी उनका अनुसरण नहीं करेंगे? क्या नीचे जाने का नियम बेकार नहीं हो जाएगा? चुप रहो। यान यू ने अपनी बर्फीली नज़र से ये याफेई को घूरा। ये याफेई का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह मन ही मन खुश थी। वैसे भी उसने जोर देकर कहा कि वह अग्नि राठौर को नहीं जानती और वह अंदर छिपकर आई है। मैं उन्हें जानता हूँ। जिंग युनताओ ने ये याफेई को घूरा और उपहास किया, मैंने उन्हें अंदर आमंत्रित किया था। तुम? ये याफेई ने जिंग युनताओ को गुस्से से घूरा। क्या आपको इससे कोई समस्या है? जिंग युनताओ ने उपहास किया। जैसे ही दोनों फिर से लड़ने वाले थे, अचानक भिनभिनाहट। मोयू टॉवर के पूरे कमरे से एक हल्की सी कंपन उठी। सभी ने स्वाभाविक रूप से पालथी मारकर बैठी दोनों लड़कियों की ओर देखा। ये है, आश्चर्य की बात यह है कि डुआन चाओगे ने सबसे पहले बात की। हे भगवान, मेरी सुन्नता! चाओगे ने नीचे देखा और पाया कि उसके कपड़े, जो मूल रूप से बहुत बड़े लेकिन तंग थे, अब ढीले हो गए थे। उसके शरीर, भुजाओं, जांघों को देखकर उसका वजन बहुत कम हो गया था। हे भगवान, हे भगवान! चाओगे जमीन से उछल पड़ी, घूम गई और उत्साह से चिल्लाए, उसकी आंखों में आंसू छलक आए, मेरा वजन कम हो गया है, मेरा वजन कम हो गया है, मेरा वजन कम हो गया है। वाह! भगवान ही जानता है कि वह पिछले 5 सालों से अपने मोटापे के कारण कितनी निराश थी। और उसके शरीर का प्रकार ऐसा है जो चाहे वजन कम करने की कितनी भी कोशिश कर ले, मोटा ही होता जाता है। वह बस मरना चाहती है।
यद्यपि मैं अभी तक तल तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये पहले से कहीं बेहतर है। छोटी अग्नि, सुबकना सुबकना सुबकना। चाओगे का मन किया कि वह छोटी अग्नि को अपनी बाहों में पकड़ ले और 3 दिन और 3 रातों तक रोए। छोटी अग्नि सच में उसकी छोटी परी है। फिर चाओगे ने अपना सिर घुमाया और स्तब्ध चेहरों के एक समूह को देखा। हा, मेरा वजन कम हो गया है, मेरा वजन कम हो गया है। ये याफेई, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा वजन कभी कम नहीं होगा? अब मेरा वजन कम हो गया है। चाओगे ने गर्व से अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। क्या यह महत्वपूर्ण बिंदु है? ये याफेई लगभग रोने ही वाली है। तुम पदोन्नत हो गए, ये याफेई ने अपने दांत पीसते हुए सावधानी से पूछा। वह कितनी कामना करती थी कि डुआन चाओगे उसे नहीं में उत्तर दे। इस क्षण चाओगे को अंततः याद दिलाया गया। इससे पहले उसका सारा ध्यान वजन कम करने पर केंद्रित था और उसने अभी तक अपने साधना स्तर में कोई बदलाव महसूस नहीं किया था। जब चाओगे 8 साल की थी तब वह पहले से ही 9 सितारा थी, लेकिन पिछले 5 सालों में आगे बढ़ने के बजाय वह गिरकर 6 सितारा हो गई है। हे भगवान, चाओगे ने आश्चर्य से कहा, 7 सितारे। मैं आगे बढ़ गई हूँ, मैं अंततः आगे बढ़ गई हूँ। स्थिरता से ज्यादा भयानक है प्रतिगमन, और अब धारा के विपरीत नौकायन करते हुए चाओगे ने अंततः एक पदोन्नति की है। 1 स्टार का प्रमोशन बहुत नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि चाओगे अब ऐसी जगह नहीं है जहां केवल डिमोशन होता है। हे भगवान, मैं सच में प्रमोट हो गया। हे भगवान, चाओगे उत्साह से गोल गोल घूमने लगा। पुस्तकों की अनुशंसा जारी है। लेंग चिंगसान ने एक नई पुस्तक शुरू की है, द फीनिक्स ग्लोरी, द टायरेंट्स फर्स्ट क्लास वर्चुअस कंसोर्ट। जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे देख सकते हैं। उसकी छोटी परी छोटी अग्नि, सच में छोटी अग्नि से मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ी खुशी है। वाह, छोटी अग्नि! चाओगे भावनाओं में बहकर फूट फूट कर रोने लगी। इस समय ये याफेई और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पछतावे से भरे हुए थे। अगर उन्हें पता होता कि तियानिक्सिया टॉवर में आने से डुआन चाओगे का वह अभिशाप टूट जाएगा जिसमें उसे केवल डिमोट किया जाता था और कभी प्रमोट नहीं किया जाता था, तो वे कभी नहीं आते, चाहे इसके लिए उन्हें जान ही क्यों न देनी पड़ती। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये याफेई को जिस बात ने और भी अधिक क्रोधित किया वह ये था कि यान यू, वह नौकरानी जो उसके प्रति इतनी अलग थलग थी, डुआन चाओगे के पास गई और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखाई दिया जब वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मिस डुआन। हाँ, उम्र 13 साल पुराना। यान यू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मिस डुआन इन ग्रेन डायग्राम को समझने वाली तीसरी साधक हैं। क्या आप यंग फेदर गार्ड में शामिल होना चाहेंगी? गड़गड़ाहट। ये याफेई को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। डुआन चाओगे को शाओयू गार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आपको पता होना चाहिए, शाओयू गार्ड महामहिम के निजी गार्ड हैं। महामहिम विक्रम सिंह के निजी गार्ड। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। यहाँ तक कि कुलीन परिवार या अधिकारी जिनके वरिष्ठ सदस्य दरबार में सेवा कर रहे थे, वे भी अपने लोगों को जूनियर फेदर गार्ड में शामिल नहीं करवा सके, क्योंकि महामहिम ने कहा, जूनियर फेदर गार्ड में शामिल होने के लिए केवल ताकत मायने रखती है। मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर नहीं हूँ। तो कितने प्रतिभाशाली युवक महामहिम की सेवा करने के लिए यंग फेदर गार्ड में शामिल हुए हैं। इंपीरियल अकादमी से स्नातक होने के बाद कई वरिष्ठ छात्र यंग फेदर गार्ड में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ तक कि इंपीरियल अकादमी के स्नातकों के लिए भी परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने की संभावना अधिक नहीं है, लेकिन जो भर्ती होते हैं वे निम्न श्रेणी के अधिकारियों के रूप में शुरुआत करते हैं। इंपीरियल अकादमी में प्रतिवर्ष 100 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन जूनियर फेदर गार्ड में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 स्थान होते हैं। भगवान ही जानता है कि जूनियर फेदर गार्ड में एक जगह कितनी मूल्यवान है। इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि ये याफेई को कितना पछतावा महसूस हुआ होगा। यहाँ तक कि जिंग युनताओ ने भी डुआन चाओगे को ईर्ष्या से देखा। यंग फेदर गार्ड में शामिल होने से इंपीरियल अकादमी में उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती है। स्नातक होने पर वे संभावित अधिकारी बन जाते हैं, जो अनगिनत लोगों का सपना होता है। यान यू को भी लगा कि चाओगे तुरंत मान जाएगी, लेकिन चाओगे ने अपना सिर झुकाया और पूछा, महामहिम के जूनियर फेदर गार्ड? सही बात, एक बार जब आप यंग फेदर गार्ड में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या बाहर निकलना संभव है? हमें साधना मिशन पूरा करना होगा, बाहर निकलने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। छोटी अग्नि, क्या तुम मेरे साथ यंग फेदर गार्ड में आ सकती हो? यान यू ने अग्नि राठौर को देखा और पाया कि उसके पास बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। तो मैं नहीं जाऊंगी। चाओगे ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। डुआन चाओगे ने वास्तव में इनकार कर दिया। ये पहली बार है जब किसी ने एक युवा गार्ड को मना किया है। आप जानते हैं, एक बार जब आप यंग फेदर गार्ड में शामिल हो जाते हैं तो आपका पूरा परिवार एक उच्च पद पर पहुंच जाएगा। ये याफेई ने डुआन चाओगे को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो।
क्या इस औरत का दिमाग खराब हो गया था? पूरी राजधानी में बहुत से लोग यंग फेदर गार्ड में उन 10 स्थानों के लिए होड़ कर रहे थे और उसने वास्तव में मना कर दिया। उसका दिमाग कहाँ है? जिंग युनताओ ने जोर से निगला, चाहोगे, मना करने में इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। जूनियर फेदर गार्ड के लिए जगहें बहुत कीमती हैं। तुम इसके बारे में फिर से क्यों नहीं सोचते? चाओगे ने अपना गोल सिर जोर से हिलाया, बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई समझ नहीं पाया। यान यू भी हैरान थी। जिसे भी ये जगह मिलेगी वह बहुत खुश होगा, तो कोई मना क्यों करेगा? ये वास्तव में आंखें खोलने वाला था। चाओगे ने अग्नि राठौर की ओर देखा और सरल और सीधे तरीके से कहा, जहां भी छोटी अग्नि जाएगी मैं वहां जाऊंगी। अगर छोटी अग्नि नहीं जाएगी तो मैं क्यों जाऊं? मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम अब भी कहते हो कि तुम मूर्ख नहीं हो। तुम सच में मूर्ख हो, ठीक है। ये याफी इतनी खुश थी कि जब चाओगे ने मना किया तो वह लगभग बेहोश ही हो गई। यान यू ने त्योरियां चढ़ाईं, क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जा रही हूं। डुआन चाओगे ने गंभीरता से सिर हिलाया। इडियट, ये याफेई ने धीमी आवाज में कहा। चाओगे ने उसे गुस्से से घूरा, तुम बेवकूफ हो। शाओ युवेई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वह उसके प्रतिगामी जहर का इलाज कर सकता है? क्या वह उसकी कमज़ोर शक्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है? क्या वह उसका वजन कम करने में मदद कर सकता है? क्या वह इंक्रेन पेंटिंग की साधना में उसका मार्गदर्शन कर सकता है? उसकी बेटी छोटी अग्नि ने केवल अपनी उंगली के एक टैप और एक निर्देश के साथ इसे सहजता से पूरा किया। वे अभी भी सोचते हैं कि वह मूर्ख है। उसका जूनियर फेदर गार्ड में शामिल होना वाकई मूर्खता है। यान यू ने त्योरियां चढ़ाईं और अप्रसन्नता से अग्नि राठौर की ओर देखा। इस लड़की में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वह बिल्कुल भी साधना नहीं कर रही है। लेकिन वह जितना अधिक ये नाटक करती है यह उतना ही अधिक दिलचस्प हो जाता है। अग्नि राठौर के कारण चाओगे ने शाओ यू गार्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए यान यू की अग्नि राठौर के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं और इतना शोर है, अगर कोई सच में साधना कर रहा है तो भी वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। और वह सिर्फ दिखावा कर रही है और नाटक कर रही है, और वह वास्तव में नाटक जारी रख सकती है। यान यू ने अपना सिर हिलाया। अग्नि राठौर के प्रति उसकी धारणा लगातार नकारात्मक होती जा रही थी। लेकिन क्या अग्नि राठौर इस समय सच में साधना नहीं कर रही है? नहीं। जब अग्नि राठौर आज बाहर गई तो वह पहले ही एक बार आगे बढ़ चुकी थी, और उसकी वर्तमान ताकत स्पिरिट सेक्ट के दूसरे स्तर पर है। स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र की सीमा पार करने के बाद से अग्नि राठौर की उन्नति की गति बेहद तेज हो गई है। वह इस इंक्रेन पेंटिंग से चाओगे का मार्गदर्शन कर सकती थी, और चाओगे कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद रैंक में आगे बढ़ने में सक्षम हो गई थी। अग्नि राठौर इसे कैसे नहीं समझ पाई होगी? अग्नि राठौर पहले ही स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र के 3 सितारा स्तर को समझ चुकी थी, लेकिन वह यहाँ इतने सारे लोगों के सामने आगे नहीं बढ़ सकती थी, अन्यथा ये तथ्य पूरी दुनिया में ज्ञात हो जाएगा कि वह साधना कर सकती है। अग्नि राठौर के पास अभी तक अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पूर्ण शक्ति नहीं है। अगर हत्यारे उसे मारने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अग्नि राठौर ने पदोन्नत होने की इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया और फिर अपनी आंखें खोल दीं। छोटी अग्नि। जब अग्नि राठौर ने अपनी आंखें खोली तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उत्साहित था वह कोई और नहीं बल्कि चाओगे था। वह अग्नि राठौर पर झपटी, उसकी बाहों में जा गिरी, फिर अग्नि राठौर को पकड़कर ऊपर नीचे कूदने लगी और चिल्लाने लगी, छोटी अग्नि, क्या तुम्हें पता है? मेरा वजन कम हो गया है। मेरा वजन कम हो गया है। मेरा वजन कम हो गया है। अग्नि राठौर ने चाओगे की ओर देखा। दरअसल कुछ ही समय में उसके चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा छील दिया गया था। नीचे देखने पर जो काली पोशाक चाओगे ने कसकर पहनी हुई थी वह अब ढीली और बैगी हो गई थी। अग्नि राठौर ने सहमति में सिर हिलाया, बुरा नहीं है, 1/3 जहर बेअसर हो गया है। हम चाओगे इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। छोटी अग्नि, देखो, मैं उन्नत हो गई हूँ। मैं पहले से ही 7 सितारा शक्ति पर हूँ। आह! अतीत में ताकत का 7 सितारा स्तर क्या था? वह 9 सितारा आत्मा गुरु क्षेत्र तक भी पहुंच गई थी। लेकिन अब 7 सितारों का महत्व पूरी तरह से अलग है। छोटी अग्नि, छोटी अग्नि। चाओगे ने अग्नि राठौर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अग्नि राठौर ने उसका सिर थपथपाया, ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? चाओगे ने अपने आंसू पोंछे और हंस पड़ी। वह स्वभाव से ही आशावादी और खुशमिजाज इंसान थी। अब जब उदासी छट गई थी और उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी तो वह बारिश के बाद के धूप वाले दिन की तरह थी और उसका पूरा वजूद धूप से भरा हुआ था। छोटी अग्नि। जिंग युनताओ ने अग्नि राठौर का अभिवादन किया। जब अग्नि राठौर ध्यान में गई तो वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन रंगीन फीनिक्स ने उसे पहले ही पूरी कहानी बता दी थी, इसलिए अग्नि राठौर को जिंग युनताओ और अन्य लोगों द्वारा दी गई मदद के बारे में पता था। अग्नि राठौर ने उन्हें सिर हिलाया।
इससे पहले कि वह बोल पाती, ये याफेई ने उपहास किया, अग्नि राठौर, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? अपराध बोध, अग्नि राठौर ने उलझन में पूछा। ये याफेई ने उपहास किया, क्या आप जानते हैं कि अभी जूनियर फेदर गार्ड के लिए एक जगह चाओगे के सामने रखी गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि आप नहीं गए। आपकी वजह से चाओगे के भविष्य में देरी हुई है। क्या आपको कोई पछतावा नहीं है? ये याफेई के शब्द वास्तव में यान यू की ओर से बोले गए थे। निश्चित रूप से, जैसे ही उसने बात की, यान यू ने एक अमित्र नज़र के साथ अग्नि राठौर को घूरा। मुझे बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हो रहा है, अग्नि राठौर ने आत्मविश्वास से कहा। आसपास के लोग अवाक रह गए। ये जूनियर फेदर गार्ड के लिए एक जगह थी। क्या वह इससे ज्यादा दिखावा कर सकती थी? टीस टीस, ये याफेई ने उपहास किया। अग्नि राठौर, एक बात यह है कि आप खुद को संवार नहीं सकते, लेकिन फिर आप चाहोगे की प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं और उसे शाओ यू गार्ड में शामिल होने से रोकते हैं, जिससे वह आपके साथ पतन में गिर जाती है। दुनिया में तुम्हारे जैसा स्वार्थी और संकीर्ण दिमाग वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? डुआन चाओगे भी अंधी है, वह वास्तव में अभी भी पूरे दिल से तुम्हारा अनुसरण करती है। अचानक कई लोगों ने अग्नि राठौर को और अधिक शत्रुतापूर्ण आंखों से देखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि अग्नि राठौर कुछ बोल पाती, चाओगे नाराज हो गई। उसने ये याफेई को घूरा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं शाओ यू गार्ड में जाऊं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको इसके बारे में बकबक करने की जरूरत है? तुम मेरे कौन हो? क्या मैंने तुम्हारी राय मांगी थी? अग्नि राठौर के समर्थन से डुआन चाओगे अपने पूर्व तेजतर्रार और मिलनसार व्यक्तित्व में लौट आए। चाओगे को इस तरह देखकर अग्नि राठौर संतुष्टि से मुस्कुराए। भगवान ही जानता है कि जब वह मोयाझाई में चाओगे से मिली और उसकी डरी हुई और कमजोर सूरत देखी तो उसका दिल कितना टूट गया था। जब चाओगे ने उसे डांटा तो ये याफेई का चेहरा लाल हो गया। तुम, यान यू ने अग्नि राठौर को घूरा, उसकी नज़र गंभीर और ईमानदार थी। मिस राठौर, क्या आप थोड़ी बात करना चाहेंगी? कृपया बोलें, यान यू ने बहुत गंभीरता से कहा। डुआन चाओगे ने इन क्रेन डायग्राम को समझकर प्रगति की और एक जूनियर फेदर गार्ड स्पॉट प्राप्त किया। आपको पता होना चाहिए कि जूनियर फेदर गार्ड स्पॉट कितना कीमती है। क्या आप वाकई अपने कारण उसके भविष्य में बाधा डालना चाहते हैं? मिस राठौर, आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। एक पल में सभी की निगाहें अग्नि राठौर पर केंद्रित हो गईं। चाओगे बोलना चाहती थी, लेकिन अग्नि राठौर ने उसे रोक दिया। अग्नि राठौर ने यान यू की ओर शांति से देखा। चाओगे के लिए शाओ यू वेई में शामिल होने के बजाय मेरा अनुसरण करना 1000 गुना बेहतर होगा। कितना घमंडी! हाथ हिलाते ही यान यू ने उपस्थित सभी लोगों को तुरंत एक शक्तिशाली भंवर में पहुंचा दिया, जिससे वे हिंसक रूप से हिलने डुलने लगे। जैसे ही यान यू रुकी, सारा आंदोलन तुरंत शांत हो गया। उसने अग्नि राठौर को घूरा और गंभीरता से कहा, मैं शाओ यू गार्ड में एक अदना सा सैनिक हूं। मुझे बस इतना ही कहना है। अग्नि राठौर की आंखें सख्त थीं। यान यू की ताकत कम से कम 2 सितारा आत्मा गुरु क्षेत्र में है, फिर भी वह शाओ यू गार्ड में सिर्फ एक अदना सा सैनिक है। विक्रम सिंह के अधीनस्थ वास्तव में शक्तिशाली हस्तियों से भरे हुए हैं और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। सिस्टर यान यू, वह कौन है जो इतना शक्तिशाली है कि उसने आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया? दूर से मू लियूसाओ की आवाज़ आए। समर राठौर अक्सर त्यानेक्सिया टॉवर आते थे और समर राठौर के छोटे अनुयायी के रूप में मू लियूसाओ भी काफ़ी बार आते थे, इसलिए त्यानेक्सिया टॉवर में हर कोई उन्हें जानता था। युवा मास्टर मू, वह लापरवाह हंसी सुनकर ये याफेई की आंखें चमक उठीं। युवा मास्टर मू अंततः आ गए हैं। अग्नि राठौर, अब तुम क्या करोगी? यान यू पीछे मुड़ी, उसने देखा कि यह मू लियू था। उसने सिर हिलाया और यंग मास्टर मू लियू पुकारा। मू लियूसाओ ने अपना हाथ हिलाया और अहंकारपूर्वक आगे बढ़ा। उसकी नज़र चाओगे पर पड़ी। अध्याय 456। लेकिन कुमारी अग्नि के पास त्यानेक्सिया भवन के कार्ड नहीं हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? डोबू मेंगक्सी ने स्वाति राठौर की ओर देखा। अपनी छोटी बहन के कारण डोबू मेंगक्सी स्वाति राठौर के बारे में जानता था। स्वाति राठौर ने 2 बार उपहास किया, मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती? क्या वह अग्नि राठौर नहीं है जिसने महामहिम के बेहोश होने पर उन्हें चूमा था? अग्नि राठौर। यद्यपि डोबू मेंगक्सी कभी अग्नि राठौर से नहीं मिला था, लेकिन उसने उसकी महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। ये सुनकर उसने त्योरियां चढ़ाईं और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये लड़की तो एक देवी की तरह है, वह ऐसा अश्लील काम कैसे कर सकती है? नहीं नहीं। स्वाति राठौर उसकी इस बात पर लगभग पागल हो गई थी। लेकिन डोबू मेंगक्सी की स्थिति को देखते हुए डोगो परिवार महारानी का मायका था, जो चौहान परिवार से भी अधिक प्रमुख था। क्या उसमें इसका खंडन करने की हिम्मत थी? इसलिए स्वाति राठौर अपना गुस्सा केवल अग्नि राठौर पर ही निकाल सकती थी। स्वाति राठौर, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें अंदर कौन लाया? निंग चेनिक्सी ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं। ये स्वाति राठौर बहुत दुष्ट है।
सौभाग्य से उसे जल्दी ही इसका एहसास हो गया, अन्यथा अब उसका जीवन बर्बाद हो गया होता। अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। स्वाति राठौर ने अग्नि राठौर को घूरा। क्या उसे लगा कि चुप रहकर वह अडिग रह सकती है और हर चीज का सामना कर सकती है? असंभव। अपने संपर्कों पर भरोसा करते हुए स्वाति राठौर ने हुआन युआन यंग की बांह पकड़ी और पूछा, दीदी यंग, क्या हुआन युआन परिवार ने अग्नि राठौर को आमंत्रित किया है? हुआन युआन यंग ने नीचे अग्नि राठौर की ओर देखा। वह अग्नि राठौर को जानती थी, न केवल उसके और युवराज विक्रम सिंह के बीच जो हुआ उसके कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कुछ दिनों पहले उसका भाई विद्यापीठ से उदास होकर लौटा था और उसे पता चला कि अग्नि राठौर वास्तव में राजसी विद्यापीठ में उसके भाई को परेशान कर रही थी। आपको पता होना चाहिए कि हुआन युआन यंग अपने भाई को लेकर बहुत जुनूनी है। उसके भाई हुआन युआन जिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए अग्नि राठौर के बारे में हुआन युआन यंग की धारणा शुरू से ही अच्छी नहीं थी। उसने अहंकार के साथ अग्नि राठौर को नीचे देखा। तुम अंदर कैसे आए? अग्नि राठौर हल्की सी मुस्कुराए। बेशक, मैं निमंत्रण के साथ ही अंदर आई हूँ। निमंत्रण कहाँ है? हुआन युआन यंग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अग्नि राठौर से पूछा। एक ही पल में सभी की निगाहें अग्नि राठौर पर केंद्रित हो गईं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि लियू घराने जैसे परिवार शायद ही कभी लोगों को उनके मुंह पर शर्मिंदा करते हैं। हालांकि अपनी खुद की स्थिति और अपने साथियों की स्थिति पर भरोसा करते हुए हुआन युआन यंग ने तुरंत अग्नि राठौर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। अग्नि राठौर ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। वह वास्तव में निमंत्रण के साथ आई थी, लेकिन चूंकि निमंत्रण दादी ताऊ के पास था, इसलिए दादी ताऊ के लिए ऐसे भोज स्थल में प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से अनुचित था। अग्नि राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं और हुआन युआन यंग को लगा कि वह दोषी महसूस कर रही है। उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं और उसके होंठों पर तिरस्कार का भाव आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और पुकारा, प्रबंधक यान। आंतरिक क्षेत्र के प्रभारी प्रबंधक यान शोर सुनते ही दौड़कर आए। हुआन युआन यंग ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, प्रबंधक यान, आपने ही ये निमंत्रण बांटे थे, है ना? प्रबंधक यान, हाँ, तीसरी मालकिन। हुआन युआन यंग, जाओ और पता लगाओ कि वह अंदर कैसे आ पाए। प्रबंधक यान ने अग्नि राठौर को देखा और थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। और यह युवती कौन है? इतने सारे लोगों की बुरी नीयत वाली नज़रों का सामना करते हुए कोई और होता तो शर्म से लाल हो जाता और उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन अग्नि राठौर ऐसी नहीं है। उसका चेहरा शांत और भावहीन रहा और वह थोड़ा मुस्कुराई भी। मैं अपना नाम या उपनाम नहीं बदलूंगी, मैं अग्नि राठौर हूँ। कुमारी अग्नि। प्रबंधक यान ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल के लिए सोचा, फिर परेशान भाव से उसकी ओर देखा। वह एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में बोले, मैंने सभी निमंत्रण सूचियां भेजी थी, कुमारी अग्नि निमंत्रण सूची में नहीं लगती हैं, क्या वह हैं? सन्नाटा छा गया। रुको। कुछ ही दूरी से एक ठंडी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। नए आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि हुआन युआन यू दंपति थे, जिन्हें उन्होंने पहले प्रवेश द्वार पर देखा था। हुआन युआन यू और मैडम यू, दूसरे चाचा, दूसरी चाची। इन दोनों को देखकर हुआन युआन यंग की बाहें गहरी सिकुड़ गईं। आपको पता होना चाहिए, उसके दूसरे चाचा और चाची दोनों ही साधना में बहुत प्रतिभाशाली और कुशल हैं। बूढ़े व्यक्ति द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अगर वे इतने बूढ़े और निसंतान न होते तो हुआन युआन परिवार के भावी मुखिया का पद किसी और का हो सकता था। हुआन युआन यंग अप्रसन्न थी, लेकिन उसने फिर भी बहुत सम्मानजनक रूप धारण किया। दूसरे चाचा, दूसरी चाची, ये युवाओं के लिए एक जगह है। आप दोनों पहले क्यों नहीं चले जाते? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हुआन युआन यू ने हुआन युआन यंग को घूरा। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो इस राजधानी में हमारे हुआन युआन परिवार के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यहाँ से दफा हो जाओ। कितने कठोर शब्द और सख्त भाव। हुआन युआन यू स्वभाव से ही गंभीर थे और अपने सख्त चेहरे और गहरी आंखों के साथ वे बहुत डरावने लग रहे थे। हुआन युआन यंग पर चिल्लाया गया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बड़े भाई हुआन युआन जिंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। हुआन युआन जिंग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद था जो युवाओं का जमावड़ा था, लेकिन वह शुरू से ही एक पर्यवेक्षक के रूप में देख रहा था। अग्नि राठौर का उपहास और मजाक उड़ाए जाते हुए देख रहा था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या अपने काम से काम रखने की मानसिकता। लेकिन हुआन युआन यंग को अपने बड़ों द्वारा डांटे जाते देख उसने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। दूसरे चाचा, तुम भी चुप रहो। हुआन युआन यू बेहद सख्त थे, उनकी नज़र खंजर की तरह तेज थी। हम सख्त कैसे नहीं हो सकते? ये कुमारी अग्नि राठौर परिवार में एक नापसंद और उपेक्षित लड़की हो सकती है, लेकिन वह पवन राजकुमारी की दत्तक पुत्री है और उत्तरी राठौर राजघराना उसकी रक्षा कर रहा है। हुआन युआन परिवार के लिए उसे सर्वोच्च सम्मान देने के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैडम यू मुस्कुराईं और उन्होंने अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। उनकी मुस्कान दयालु और कोमल थी। हमने कुमारी अग्नि के साथ अन्याय किया है, ये हमारी गलती है। कृपया हमें क्षमा करें।
मैडम यू ने अपनी नज़र हुआन युआन यंग की ओर फेरी। जल्दी करो और कुमारी अग्नि से माफ़ी मांगो। एक माफ़ी? मुझे क्यों मांगनी चाहिए? हुआन युआन यंग आग बबूला होने वाली थी। उसने अपने दांत पीसे और मैडम यू को घूरा। दूसरी चाची, आप बाहरी लोगों का पक्ष क्यों ले रही हैं? ये स्पष्ट रूप से वह थी जिसके पास निमंत्रण नहीं था। मैडम यू ने उपहास किया, तुम्हें कैसे पता कि उसके पास निमंत्रण नहीं था? हुआन युआन यंग प्रबंधक यान को घूरने लगी। प्रबंधक यान निराश थे। वह इस संघर्ष में नहीं घसीटा जाना चाहता था, लेकिन चून की बात यहाँ तक आ गई थी। वह केवल कड़वा घूंट पीकर कह सकता था, दूसरी मालकिन कुमारी अग्नि के पास सच में निमंत्रण नहीं था। मैडम यू ने हुआन युआन यंग को घूरा। भले ही हम यह मान लें कि उसके पास निमंत्रण नहीं था, क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है? 9 महान परिवारों में से एक की बेटी के रूप में तुम इतनी लापरवाही से काम करती हो, दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती हो। क्या तुम जानती हो कि तुमने किसे नाराज किया है? हुआन युआन यंग हालांकि आश्वस्त नहीं थी और उसने अपना मुंह फेर लिया। मैडम यू ने दादी ताओ को बुलाने के लिए किसी को भेजा। ये सुनकर दादी ताओ को एहसास हुआ कि उनकी युवा मालकिन को परेशान किया गया है। यह अस्वीकार्य था, इसलिए वह जितनी तेजी से हो सके दौड़ती हुई आई। कुमारी अग्नि, दादी ताओ ने डर के मारे अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। क्या किसी ने आपको यहाँ परेशान किया है? उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे उत्तरी राठौर राजघराना की एक युवती को डराने की हिम्मत करते हैं। कौन? मेरे दादी ताओ के सामने आओ। ये उत्तरी राठौर राजघराना के लोग हैं, जो एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली कुलीन परिवार है। फेंगबेई के राजा एक बड़ी सेना की कमान संभालते हैं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। उनके परिवार को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? ये भयानक है। उत्तरी राठौर राजघराना का नाम सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत अग्नि राठौर को सदमे भरे भाव से देखा। उत्तरी राठौर राजघराना के साथ इस लड़की का क्या रिश्ता है? लेकिन स्वाति राठौर को अचानक एहसास हुआ। यह बात उसने सोचा कि कैसे कुछ ही समय पहले राजकुमारी फैंग व्यक्तिगत रूप से जिंगयुन आंगन गई थी और बार बार कह रही थी कि वह अग्नि राठौर को अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। उस समय स्वाति राठौर को लगा था कि यह निश्चित रूप से विफल होने वाला है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा। आसपास के कई लोग फुसफुसा रहे थे। क्या आप सबने वह सुना? क्या अग्नि राठौर का उत्तरी राठौर राजघराने से कोई संबंध है? आप कह रहे हैं कि वह इस भोज में उत्तरी राठौर राजघराने का प्रतिनिधित्व कर रही है। आपको क्या लगता है कि उत्तरी राठौर राजघराने के साथ उसका क्या संबंध है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सगाई राजकुमार समर से हुई हो? हमारे छोटे राजकुमार इतने अच्छे हैं, उसके जैसी छोटी लड़की उनके योग्य कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी फैंग ने बूढ़े राजकुमार के लिए एक रखेल रख ली हो? राजकुमारी फैंग बस तांग झांक कर रही हैं, अपने ही राजकुमार के लिए एक रखेल ले रही हैं। तो अग्नि राठौर और उत्तरी राठौर राजघराने के बीच वास्तव में क्या रिश्ता है? न केवल आप सभी, बल्कि हुआन युआन यंग और अन्य लोग भी यही सोच रहे थे। उत्तरी राठौर राजघराने के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर की ओर इशारा किया। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा और दादी ताओ ने हुआन युआन यंग का हाथ झटक दिया। दादी ताओ एक बूढ़ी नानी है जो राजकुमारी फैंग की सेवा करती हैं। वह महल से आई थीं और राजमाता की सेवा करती थीं। कौन उनका सम्मान नहीं करेगा? निम्न वर्ग के लोग दादी ताओ की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन उच्च वर्ग के लोग कैसे नहीं जान सकते? यहाँ तक कि हुआन युआन यंग भी यह जानती थी। दादी ताओ मूल रूप से महल में एक अनुशासन नानी थीं। जब वह कठोर चेहरा बनाती थीं तो वह बहुत डरावनी लगती थीं। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? हुआन युआन यंग ने दादी ताओ को घूरा। दादी ताओ ने उपहास किया, तुम्हारी हमारे उत्तरी राठौर राजघराने की युवती को डराने धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ हुए अप्रत्याशित विवाद के कारण हुआन युआनजे और मैडम कै, जो पहले बगल वाले कमरे में थे, अब यहाँ दौड़कर आ रहे हैं। जब वे पहुंचे तो उन्होंने दादी ताओ को हुआन युआन यंग को घूरते हुए देखा, जो जवाब देने ही वाली थी। ये देखकर मैडम कै को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उन्होंने दौड़कर हुआन युआन यंग को पकड़ लिया। जब हुआन युआन यंग ने अपने परिवार को आते देखा तो उसे अपने साथ अन्याय होता महसूस हुआ और उसने मैडम कै का हाथ पकड़कर कहा, माँ, उन सब ने मुझे परेशान किया है। मैडम कै ने लगभग अपनी आंखें घुमाईं। उनके आने से पहले किसी ने उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में बता दिया था। उसे परेशान किया जा रहा है, ये पहले से ही एक चमत्कार है कि वह दूसरों को परेशान नहीं करती। ये सोचकर मैडम कै ने झुंझलाहट के साथ हुआन युआन यंग को घूरा, चुप रहो। माँ वाह! हुआन युआन यंग ने अपने दोस्तों के सामने बेहद शर्मिंदा और आहत महसूस किया। दादी ताओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि हुआन युआन यंग रो रही है या नहीं। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी कि उनकी युवा मालकिन को परेशान किया गया था। मैडम कै, आपने अभी देखा कि क्या हुआ, आप क्या सुझाव देती हैं कि हम क्या करें?
मैडम कई ने जल्दी से चीज़ों को शांत करने की कोशिश की। दादी ताओ, वे अभी भी छोटे हैं और विवाद होना अपरिहार्य है। उन्हें इसे खुद ही सुझाने दें। शायद वे थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अगर हम बड़ों के रूप में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मैडम कई दादी ताओ का सम्मान करने को तैयार थीं, लेकिन दादी ताओ आखिरकार केवल दादी ताओ थीं, राजकुमारी फैंग नहीं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दादी ताओ गुस्से से लगभग हंस पड़ीं। तो क्या हुआन युआन परिवार का मतलब इस मामले को ऐसे ही जाने देना है? मैडम कई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो दादी ताओ इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? ठीक है, सब लोग चलो चलें। यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं है। दादी ताओ ने उपहास किया। मैडम कई, अगर आप सच में ऐसा सोचती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी राजकुमारी के क्रोध का सामना कर सकेंगी। मैडम कई ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी ताओ मजाक कर रही हैं। लेकिन वास्तव में मैडम कई ने ताओ मामा की बातों को दिल पर नहीं लिया। क्योंकि अगर राजकुमारी फैंग सच में इस गोद ली हुई बेटी को महत्व देती तो क्या उन्होंने भोज आयोजित करने के बजाय उसे गुप्त रूप से गोद लिया होता? अगर राजकुमारी फैंग सच में इस गोद ली हुई बेटी को महत्व देती तो वह खुद क्यों नहीं आई और केवल दादी ताओ को उसके साथ क्यों भेजा? इसलिए इन कारणों के आधार पर मैडम कई ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही अग्नि सच में पवन राजकुमारी की गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन वह ऐसी इंसान नहीं है जिसे पवन राजकुमारी महत्व देती हो। और इस क्षण पवन राजा की हवेली। किसी को नहीं पता था कि भोज में एक लड़का भी था। ये युवक कल रात अग्नि मंडप में दिखाई दिया था। वह मू लियूसाओ है। कुमारी फैंकी को खोने के बाद मू लियूसाओ को उसके परिवार द्वारा हुआन युआन परिवार की युवा पीढ़ी के भोज में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी स्थिति न तो उच्च थी और न ही निम्न, लेकिन वह आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाता था और काफ़ी खुश था। लेकिन उसने कभी यहाँ अग्नि से मिलने और उसे उपहास का शिकार होते देखने की उम्मीद नहीं की थी। मू लियूसाओ के दिल में इस कुमारी अग्नि की हमेशा तीसरे भाई समर ने रक्षा की थी। वह खुद उसकी रक्षा करने के लिए बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह मुड़ा और भाग गया। जल्द ही मू लियूसाओ उत्तरी राठौर राजघराने में भागता हुआ गया। पोजुन आंगन। तीसरे भाई, कुछ भयानक हो गया है। समर खराब मूड में है। तुम आखिरकार इस बदसूरत बत्तख से टकराते हो और ऐसा लगता है कि तुम उसे अपनी पकड़ में लेने वाले हो, लेकिन फिर वह ऐसे ही कैसे बचकर निकल सकती है? समर आग बबूला था। वाह! समर ने गुस्से में बिस्तर पीटा। वह बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। इसलिए जब मू जियोलियू दौड़कर अंदर आया तो उसने समर को शेर की तरह दहाड़ते देखा और तुरंत मू जियोलियू अपनी जगह पर जम गया। तीसरे भाई, मू जियोलियू ने अपना होंठ काटा। समर ने अपना सिर घुमाया और मू जियोलियू को देखा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए हल्की खांसी की। उसने मू जियोलियू को घूरा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? मू जियोलियू तुरंत झिझका और चुप रह गया। तीसरे भाई का मूड खराब लग रहा है। क्या उसे अभी कुछ कहना चाहिए या नहीं? या शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए? अग्नि का अब तीसरे भाई से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना? क्या कल रात तीसरे भाई का कोई नया लक्ष्य नहीं था? ये सोचकर मू जियोलियू चुपचाप पीछे हटा और भागने के लिए मुड़ा। समर ने तुरंत उसकी पीठ पर चिल्लाया, रुको! मू जियोलियू जल्दी से स्थिर खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? समर झुंझलाहट में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, अमित्र भाव से मू जियोलियू को घूरते हुए। ओह खैर, मू जियोलियू ने अपना सिर खुजाया। तीसरे भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी छोटी अग्नि में रुचि रखते हैं? समर ने मू जियोलियू को घूरा। चुप रहो, ये बॉस की महिला है। मू जियोलियू उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मू जियोलियू को लगा कि वह समझ गया है, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, तीसरे भाई समर, अग्नि बहुत भयानक स्थिति में है। हुआन युआन परिवार द्वारा उसे अभी परेशान किया जा रहा है। वह बहुत दयनीय है। क्या? समर ने अचानक मू जियोलियू को पकड़ लिया। क्या हुआ? मू जियोलियू उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका तीसरा भाई अचानक इतना उत्तेजित क्यों हो गया है। हालांकि समर के गंभीर भाव को देखकर उसने जल्दी से कहा, अग्नि हुआन युआन परिवार के भोज में शामिल हुई थी, लेकिन हुआन युआन यंग ने उसे पकड़ लिया, ये कहते हुए कि उसके पास निमंत्रण नहीं है। और अग्नि वास्तव में कोई निमंत्रण पेश नहीं कर सकती है। अब बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मू जियोलियू के अपनी बात पूरी करने से पहले ही समर की आकृति बिजली की तरह बाहर निकल चुकी थी। तीसरे भाई समर। मू जियोलियू, जो वहां अकेला खड़ा रह गया था, पूरी तरह से हैरान लग रहा था। राजकुमारी फैंग बगीचे में टहल रही थी जब उन्होंने शोर सुना और आश्चर्य से पूछा, मू लियू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तीसरा भाई अचानक बंदर की तरह बाहर क्यों भाग गया? सच कहूं तो राजकुमारी फैंग ने भी शायद ही कभी समर को इतनी तेजी से भागते देखा हो। मू लियू उलझन में लग रहा था और उसने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता।
क्या तीसरे भाई ने छोटी अग्नि में दिलचस्पी नहीं खो दी थी? लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि हुआन युआन हवेली में छोटी अग्नि को परेशान किया जा रहा था। क्या? अगले ही पल राजकुमारी फैंग ने मू जियोलियू को कॉलर से पकड़ लिया, लगभग उसे ऊपर उठाते हुए, तुमने अभी क्या कहा? वो एर को हुआन युआन परिवार ने परेशान किया। मू जियोलियू को उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी राठौर राजघराने के लोग इस मामले में इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। वह हकलाया, हाँ, हुआन युआन हवेली के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। यह अपमानजनक है। पवन रानी आग बबूला थी। वे सभी कहते हैं कि छोटी अग्नि के पास निमंत्रण नहीं है और वह हुआन युआन हवेली के मुख्य द्वार में कदम रखने के योग्य नहीं है। मू जियोलियू ने राजकुमारी पत्नी के चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर जल्दी से जोड़ा। धड़ाम। पवन रानी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने बगल में रखे पत्थर के स्लैब पर थप्पड़ मारा। तड़क। पत्थर का स्लैब तुरंत टूट गया। तुम हुआन युआन हवेली, तुम्हारी हमारे उत्तरी राठौर राजघराने की युवती को डराने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमारी फैंग गुस्से में बाहर निकल गई। और इस क्षण हुआन युआन हवेली मैडम कई इस बात से अनजान थीं कि उत्तरी राठौर राजघराने से दो क्रूर हस्तियां उनके रास्ते में थीं। उसने मुस्कुराकर दादी ताओ से कहा, बच्चे अभी छोटे हैं और उनके लिए आपस में झगड़ना सामान्य है। दादी ताओ, कृपया इसे दिल पर न लें। ये कहने के बाद उसने हुआन युआन यंग को घूरा और कहा, जल्दी करो और अपनी बहन अग्नि राठौर से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आओ। हुआन युआन यंग, जो अनिच्छुक और क्रोधित थी, उसने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, उसकी बहन कौन है? वह ऐसा कहलाने के लायक भी नहीं है। हालांकि आवाज़ धीमी थी, लगभग बुदबुदाहट जैसी थी, लेकिन उपस्थित कोई भी इसे सुनने से नहीं चूक सकता था। दादी ताओ आग बबूला थीं। उसने मैडम कई को घूरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तरी राठौर राजघराने के प्रति हुआन युआन परिवार का यही रवैया है ना? मैं हमारी राजकुमारी को एक एक शब्द बताऊंगी। दादी ताओ इतनी गुस्से में थीं कि उन्होंने खुद को मैं कहना शुरू कर दिया, जो दर्शाता है कि वह कितनी आग बबूला थीं। मैडम कई ने जल्दी से ताओ मामा को पीछे खींचा, उनका चेहरा मुस्कान से भरा था। ताओ मामा, क्या आप जो कह रही हैं वह थोड़ा अजीब नहीं है? हमारी हुआन युआन हवेली ने कभी भी उत्तरी राठौर राजघराने को नाराज करने का इरादा नहीं किया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसी क्षण एक लंबी और पतली आकृति हॉल में घुसी। हुआन युआन यंग अभी भी उपहास कर रही थी। वह उत्तरी राठौर राजघराने का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत करती है। वह खुद को क्या समझती है? वह मेरी बहन है। सबके पीछे एक ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज़ गूंजी। उपस्थित सभी लोगों ने अनजाने में ऊपर देखा। समर भीड़ के बाहर से अंदर आया और अग्नि के सामने खड़ा हो गया। लड़के की छवि हमेशा से ही गर्मजोशी से भरी और खुशमिजाज, अपरंपरागत और रूढ़िवादी रही है, लेकिन इस समय जब वह वहां खड़ा है तो वह एक ठंडी और जानलेवा आभा बिखेर रहा है। वह विक्रम सिंह जितना ही दबंग और शक्तिशाली था। उसकी आंखें खून की प्यासी हत्या के इरादे से भरी थीं और उसका चेहरा एक हिंसक, ठंडी रोशनी से रंगा हुआ था। जहां भी उसकी नज़र गई, सबने अपने सिर झुका लिए। समर अग्नि के बाईं ओर खड़ा था। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया, अग्नि का बायां हाथ पकड़ा, उसे ऊंचा उठाया और क्रोध की एक आभा बिखेरी जिसने किसी को भी उकसाने की हिम्मत की। उसने जोर से घोषणा की, वह मेरी बहन है, समर राठौर की। किसी को इससे कोई समस्या है? आगे आओ। ऐसी जबरदस्त और दबंग घोषणा। वहां मौजूद कई लड़कियों को लगा कि उनका दिल जोरों से धड़क रहा है। उन्हें शुरू में अग्नि के लिए बुरा लगा, इस तरह सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जा रहा था। अगर वे उसकी जगह होते तो निश्चित रूप से उनके पास वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं होती।